अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। थैंक यू वेरी मच हिना, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आज के शो में हम क्या तफसील के साथ शेयर करेंगे। सानिहा 9 मई के मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान कर दिया गया है। कल कौमी सलामती कमेटी का बहुत अहम इजलास हुआ जिसमें बड़े फैसले किए गए। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात की बात करेंगे जिसमें नकल माफिया का राज बरकरार है और खुलेआम चीटिंग हो रही है। बिल्कुल जी। इसके अलावा हम बात करेंगे इमरान खान को नैब ने अलकादे ट्रस्ट केस में 18 मई को तलब कर लिया। नैब कानून तरामीम केस क्या ठीक क्या गलत, नजरें फैसले पर। इसके अलावा हम बात करेंगे गर्मी की अफादियत पर कि गर्मियों में कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, इसके क्या क्या फवायद हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से तफसीलन आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। कौमी सलामती कमेटी इजलास में फौजी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा और आला अस्करी क़यादत की शिरकत। कौमी सलामती कमेटी इजलास में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मज़म्मत की गई। खास तौर पर फौजी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला किया गया है। सियासी मकासद के लिए इदारों पर हमला अफसोसनाक करार दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि जो काम दुश्मन ना कर सका वो एक जत्थे ने किया। जिनकी इमलाक और तनसीबात को निशाना बनाया गया वो मुल्की सरहदों को महफूज बनाने के लिए दीवाना वार शहादत के जाम नोश करते हैं। धरती के शहीदों और गाजियों की 9 मई को बेहुरमती की गई और वतन से वालिहाना मोहब्बत को नजरियातिश करने की कोशिश की गई। इस मीटिंग के हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा, क्या आइए जानते हैं। तारीख में एक स्याह तरीन दिन से याद रखा जाएगा। वो एक इंतहाई अलमनाक दिन था। जो प्लानर्स हैं, जिन्होंने मनसूबाबंदी की है, जिन्होंने इस बलवाइयों को उकसाया, उनको लीड किया, अपने सामने ये तोड़ फोड़ और घरों को आग लगाई, और दूसरे जो बड़े पुराने रेलिक्स हैं उनको उठाकर ज़मीन पर फेंका, उनको तोड़ा और शहीदों और गाजियों की बेहुरमती की, वो किसी रायत के वो काबिल नहीं है। उनको हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा। और अगर वज़ीर आज़म भी कहे कि इस फलां को छोड़ दो तो वज़ीर आज़म का हुक्म मानने से इनकार करो। जो गुनाहगार हैं किसी भी हवाले से उनको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी, तो फिर रहती दुनिया तक आइंदा इस तरह का वाक़या दोबारा रूनुमा नहीं होगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्या अहम फैसले किए गए और किन बातों पर गौर किया गया, इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DG ISI समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने, तशद्दुद और शरपसंदी किसी सूरत बर्दाश्त न करते हुए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने का फैसला। एलामिये के मुताबिक इजलास ने आइन के मुताबिक शरपसंदों, मनसूबा साजों, इश्तिआल पर उकसाने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुताल्लिका कवानीन बशमूल पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल और मुकदमात के इंदराज के फैसले की तायीद की। जाती मफादात और सियासी फायदे के हसूल के लिए जलाओ, घेराव और फौजी तनसीबात पर हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत। वाज़ेह किया कि किसी भी एजेंडे के तहत फौजी तनसीबात और मुकामात पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरतेंगे। कौमी सलामती कमेटी ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर इंसदाद दहशत गर्दी के हालिया ऑपरेशन पर भी सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश किया। शहरियार खान, सुनो न्यूज़, इस्लामाबाद। इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं उनके खिलाफ हमेशा पाक अफवाज ने ऑपरेशंस भी किए। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में हमारे फौजी जवान जो शहीद हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया, सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क में अमन कायम हो और हम जो है वो हमारे बच्चे सुकून की नींद सो सकें। अब 9 मई का जो वाक़या है इसमें भी अगर तफसील से देखा जाए, जिस तरह गवर्नमेंट भी और अफवाज पाकिस्तान भी बैठकर इस पर तफसील से मीटिंग भी हुई। कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ। तो कौमी सलामती जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। ऐसा नहीं हो सकता कि शरपसंद अनासिर को हम खुलेआम इसी तरह वो सड़कों पर दंदनाते फिरे और
वो पीटीआई का एहतजाज हो या वो नून लीग का हो या वो किसी भी और सियासी जमात का हो, ये शरपसंद अनासिर का किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता बेसिकली। बिल्कुल। ये सिर्फ ये देखते हैं कि किसी भी पार्टी का अगर एहतजाज है तो उसमें शरपसंदी किस तरह फैलानी है, उसमें दहशत किस तरह फैलानी है, उसमें बेसिकली लूट मार किस तरह करनी है। क्योंकि हमने 9 मई की जब फुटेजेस विजुअल्स देखे तो उसमें हमने लोगों को लूट मार करते हुए भी देखा। बहुत से मॉल्स को तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो बेसिकली वो लूट मार की गर्ज से गए। उन्होंने इमला को नुकसान पहुंचाया, आग लगाई जस्ट बिकॉज के एक केओस नजर आए और लोग पैनिक करें। एग्जैक्टली। हमने देखा कि एटीएम मशीन्स को भी तोड़ने की कोशिश की गई, ऐसी भी वीडियोस आई थी। तो ये जो शरपसंद अनासिर है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है या आई डोंट नो व्हाट डू आई से, लेकिन अगर देखा जाए तो बेसिकली इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को पता हो कि ऐसे लोग अगर हमारे मुल्क में तबाही करेंगे तो उनका अंजाम क्या होगा। और जमील, हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस को क्या मैसेज दे रहे हैं? फिर जो हमारे मुल्की हालात हैं, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, उस सारी सिचुएशन में अगर हमारे मुल्क में इस तरह के शरपसंद अनासिर को हम इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तो लोगों को तो ये फिर लोगों की तो हौसला अफजाई होगी, कल को हौसला शिकनी होनी चाहिए बेसिकली कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और रियासत की रीत को चैलेंज करने वालों का कला कुमा होना चाहिए, उनको आली हाथों से उनसे निपटना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी सारे मामले पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। इस सारे मामले पर उनसे बात करते हैं क्योंकि कल जो अहम फैसले किए गए कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सियासी मकासद के लिए इदारों पर हमला अफसोसनाक करार दिया गया। ख़ास तौर पर फौजी और निजी इमला को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक अब कार्रवाई का फैसला किया गया है। फौजदारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। अच्छा हिना, हमने देखा कि रात गए पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की जानिब से भी प्रेस टॉक की गई और उन्होंने यही कहा कि इन शरपसंद अनासिर का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और अब उनके खिलाफ एक्शन होगा और किसी भी पार्टी का कोई भी पार्टी इस तरह के लोगों को ओन कर ही नहीं सकती क्योंकि जमील, मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी का ये मकसद होगा कि हमारा मुल्क जो है वो तबाह हो या हमारे मुल्क में तोड़ फोड़ हो, जलाओ घिराव हो। और जो हमारी इस वक्त कंडीशन है हमारे मुल्क की, हमारी तो जग हसाई हो रही है। अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, हमें कितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, फिर हमारे दुश्मन मुल्क ने इस चीज का कितना फायदा उठाया है और इस चीज को कितना एक डिस्कस करके वो कहते हैं ना, हमने अपना मजाक, हमने अपनी जग हसाई खुद करवाई और ये लोग, ये जो शरपसंद अनासिर हैं, हमारे मुल्क की जग हसाई का बाइस बने हैं। तो इनको कड़ी से कड़ी सजा देना बहुत जरूरी है, इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए और इसको पॉलिटिकल पार्टीज ने भी जमील कंडेम किया। बिल्कुल, सबने इसको कंडेम किया ऐसे लोगों को। बिल्कुल, ये कुछ मनाजिर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं 9 मई के, जब पुलिस से भी झड़पें हुई और पुलिस के साथ भी जो है वो धक्कम पेल के नतीजे में कुछ लोगों को तो गिरफ्तार किया गया। कहा यह जा रहा है कि अगर जो भी लोग इस मॉब में इन्वॉल्व थे, अगर वो सरकारी मुलाजमीन हैं तो उनकी जो है वो पेंशन्स वगैरह रोकने का फैसला किया गया है कि उनकी पेंशन्स वगैरह उनको नहीं दी जाएंगी और उनकी शनाख्त भी की जा रही है। बहुत से लोगों की शनाख्त हो भी चुकी है। इसमें सेफ सिटी ने बहुत एक अहम किरदार जो है वो अदा किया है लोगों की शनाख्त करने में। और आप अच्छा, इन वीडियोस में हिना कुछ वीडियोस ऐसी भी थी जिसमें पीटीआई रहनुमा और पीटीआई कारकुन जी इन लोगों को मना भी कर रहे थे बेसिकली। ठीक है, वो बहुत सी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद हैं जिसमें ये लोग मना कर रहे हैं कि आप इमला को नुकसान ना पहुंचाएं। आप वो फौजी तंसीबात हों या फिर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टीज हों, आप उनको नुकसान ना पहुंचाएं, गाड़ियों की शीशे मत तोड़ें। और इस तरह के लोग भी हमें इस मौके पे नजर आए। बिल्कुल। तो अब ये कुछ विजुअल्स हैं, आप देखें कि ट्रैफिक को रोकना, टायर जलाकर सड़कों को ब्लॉक करना, पुलिस वालों पर पथराव करना, इसके अलावा अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं अगर वो
पीछे हट जाएं, तो ऐसे में आप मजीद इश्तियाल अंगेज हो जाएं और आप इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, आप जगह जगह आग लगा दें, आप पेट्रोल पंप्स का इस्तेमाल करें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जहां मुल्क की सलामती का मामला आएगा वहां ऑफ कोर्स इसको कंडेम भी किया जाएगा, पुरजोर मजम्मत की जाएगी ऐसे वाकयात की, और वो लोग जो इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ हर शख्स यही कहेगा कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इनको इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि लोगों को भी इससे सबक मिले कि इस तरह जो है नुकसान। ये देखें, ये भी एक वीडियो है उस दिन की जिसमें पुलिस की प्रिजन वैन है जिसको बेसिकली पहले उस पर पथराव किया गया, फिर शीशे तोड़े गए, उसके बाद इसको आग लगा दी गई। ये देखिए, ये कुछ मनाजिर हैं जिसमें पुलिस वालों पर पथराव किया जा रहा है। ये तमाम विजुअल्स आपको दिखाने का मकसद ये है कि 9 मई के ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात थे ये किसी तौर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जहां हम इंटरनेशनली अपने मुल्क का मजाक बनवाते हैं और जग हसाई का सबब बनते हैं और फिर हमारे पर तनकीद की जाती है कि एक मुल्क जहां गवर्नमेंट मुआशत नहीं संभाल सकती, वहाँ की गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर है कि वो तो लोगों को भी लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं संभाल सकती। तो लोग तरह तरह की फिर इंटरनेशनल मीडिया खास तौर पे हमारे हमसाया मुल्क जो है वो उसको और ही रंग देते हैं और अगर हम अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो फ्लरिश करने की तरफ आ रही थी और काफ़ी अच्छे हालात थे, लेकिन इस तरह की अगर वाकयात होते रहेंगे रूनुमा और इस तरह से हमारे मुल्क में फसाद बरपा रहेगा तो हमारे मुल्क का इमेज इंटरनेशनली बहुत डिस्टॉर्ट होगा। बेशक इसी पर तफसील से बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सर, गुड मॉर्निंग। 9 मई के वाकयात को बड़ी तफसील के साथ हमने नाज़रीन के साथ शेयर किया। ये वाकयात आपको क्या लगता है कि क्या ये फौरी रद्द-ए-अमल था या फिर ये सब करने के लिए एक प्लान किया गया जो कि काफी दिनों का प्लान लग रहा है? जी सुखेरा, इन्ना थैंक यू वेरी मच। मेरा थोड़ा गला खराब है तो आई साउंड लाइक अ फ्रॉग, तो डोंट माइंड इट। सर नो प्रॉब्लम। इसमें जो सॉरी 9 मई के जो वाकयात हैं, ये आई थिंक दिस वाज रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो है। अच्छा, इसमें जो थोड़ी मैं एक बैकग्राउंड बताऊंगा कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो है अमेरिका वाज नॉट रेडी वो जो है वर्ल्ड वॉर में शामिल होता। तो एक क्रील कमेटी बनाई थी प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने, एंड विद इन 6 मंथ्स उन्होंने इतनी हेट्रेड जनरेट कर दी थी फ्रेम ऑफ माइंड में अमेरिकन के पूरी कौम तैयार हो गई थी। तो ये एक एनोलॉजी है, इसको जरूर गूगल करके पढ़िएगा कि क्रील कमेटी क्या थी और किस तरीके से दे ऑपरेटेड। जो पीटीआई का नैरेटिव है पिछले 7-8 महीने में, इस पे गौर करें। दिस वाज बिल्ट ऑन हेट अगेंस्ट लेट्स से स्टेट इंस्टीट्यूशंस, आर्मी लीडरशिप, और ये बड़ा परसिस्टेंट रहा है, चाहे उनके जलसे थे, चाहे सोशल मीडिया कैंपेन थी, विद इन एंड विदाउट। तो इसकी जहन साजी की गई। उसके अंदर एक बॉटम लाइन थी कि जी आर्मी दी एल्बेट्रॉस हैंगिंग इन द नेक ऑफ द नेशन और इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। तो दे स्टार्टेड, आपने देखा होगा, टारगेटिंग द लीडरशिप, कि नहीं जी हम तो सिर्फ लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं, whereas it was undermining the morale of rank and file। और अगर आप लिंक करें, चूँकि अक्टूबर में इलेक्शन थे तो इससे पहले आई थिंक ये वाला जो इवेंट था इसका इंतज़ार किया जा रहा था, और इसके आई एम श्योर एक्सटर्नल लिंकेजेस भी होंगे, चीज़ें जो सामने आएंगी। तो इसकी आई वुड से एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। इंफॉर्मेशन डोमेन में जब आप माइंडसेट चेंज कर देते हैं यूथ का, और यूथ जल्दी बिल्डर हो जाता है, तो उसके बाद बड़ा आसान होता है कि आप उसको फिजिकल वायलेंस में कन्वर्ट करें, और वही हुआ। तो आई वुड से कि दिस वॉज लॉन्ग टर्म प्लान, उसके हिसाब से इसको एग्जीक्यूट किया गया। चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी, और जितनी बड़ी डिफ्लेक्शन ये कर रहे हैं, आई थिंक इट विल नॉट बी सक्सेसफुल। जी ब्रिगेडियर साहब, फौजी तनसीबात पर हमलों के क्या अहदाफ थे और पीटीआई लीडरशिप की अगर बात करें तो उसे हासिल क्या करना चाहती थी? जी, इसमें जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, अगर आप उसमें देखें तो अहदाफ इसके बड़े क्लियर थे। नंबर 1 वाज टू अटैक द चेन ऑफ कमांड ऑफ द आर्मी, क्योंकि जो मैंने जिक्र किया पिछले 7-8 महीने से दे वर ट्राइंग टू अटैक द सीनियर लीडरशिप। अच्छा, जो चेन ऑफ कमांड है ये आर्मी तो कुछ इसमें पॉलिटिकल पार्टीज में भी इसी तरीके से ऑपरेट करती है। फर्ज करें जिन अल्फाज के साथ इमरान खान साहब लेट्स से दे वर टॉकिंग अबाउट मिलिट्री लीडरशिप, पिछले 7-8 महीने में देख लें जो अल्फाज उन्होंने कहे जी, और कुछ स्पीचेस में आई थिंक दे वर सच वर्ड्स के आप बयान नहीं कर सकते।
अब आगे एक बंदा जो है वो इसी तरीके से पीटीआई को एड्रेस करना शुरू कर दे कि जी खान साहब प्लस जो 10-12 आपके लीडर हैं उस तरह हैं जिस तरह के अल्फाज वो करते थे। हाँ जी। तो आप ज़रा साइड पे हट जाएं, बाकी आपकी पार्टी बड़ी अच्छी है। तो अ पॉलिटिकल पार्टी विल नॉट सर्वाइव। आर्मी चेन ऑफ कमांड जो इसी तरीके से आई थिंक ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है कि उसके अंदर कोहेजन रहे। जब आप अटैक करते हैं सीनियर लीडरशिप को और अंडरमाइन करते हैं तो इसका मतलब आप चेन ऑफ कमांड को आप डिसरप्ट करें। तो एक तो ये था कि इसमें डिसेंशन की जाए। फिर आपने देखा होगा कि इंटर सर्विसेज डिसेंशन की कोशिश की जाए जी फलां कॉन्फ्रेंस में तो फलां ने ये बोल दिया, विद इन लेट्स से कोर कमांडर्स कोई ये हालात बने हुए हैं और बीच में ऑडियोज आप देखेंगे फैमिलीज़ की और सो कॉल्ड लेट्स से सम ऑफिसर्स की गई। तो आई वुड से एक तो ये था। दूसरा ये था कि दुनिया के सामने एक्सपोज किया जाए कि ये पाकिस्तान आर्मी एक पेपर टाइगर फौज है, ये न्यूक्लियर फोर्स है लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। लुक एट देम, वी हैव रैंसैक्ड देयर कंटोनमेंट्स, हमने वैंडलाइज किया इनके मॉन्यूमेंट्स को, हम अंदर घुस गए। और इसकी वीडियोज़ हैं कि इनके एमएनए एमपीज़ जब ये कहते हैं जी कि मिथ तो तोड़ दी, लट से एजाज चौधरी का बेटा है या और इनकी कुछ एक्स एमएनए जो कहते हैं जी कि आपने हमारी रेड लाइन क्रॉस की तो मना किया था ना। तो आई थिंक इट वाज ऑल टारगेटेड टू अंडरमाइन द मिलिट्री और अल्लाह ने किया है कि इसमें रिस्ट्रेंट की वजह से ब्लड शेड भी नहीं हुआ, वी हैव कम आउट ऑफ इट, लेकिन इसका स्टॉक टेकिंग होना चाहिए। सही, बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये पिछले कुछ महीनों में खान साहब भारत में बड़ा मकबूल हुए हैं, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? जी आई थिंक इट इज़ नेचुरल। अभी आप पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम आया था जिसमें सुशांत सरीन है वो पार्टिसिपेटेड और ये सुशांत सरीन बेसिकली रिसर्च एनालिसिस विंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान पे। ये वेरी कीन आए, अगर आप फॉलो करें तो पाकिस्तान को बड़े गौर से देखते भी हैं और ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में इज़ वन ऑफ द सीनियर डायरेक्टर्स, मोस्ट प्रॉब्ली इसके पीछे लेट्स से रिसर्च एनालिसिस विंग है। अच्छा, उनके अल्फाज जो हैं आजकल सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहे हैं जो उन्होंने कहे थे कि वाई आई लाइक खान, one he has destroyed their economy, number two he's isolated them diplomatically। इनकी आप हरकतें देख लें बाहर जाके इस तरीके से ये करते रहे, अरब वर्ल्ड में भी आपकी बदनामी हुई। एंड देन ही इज अटैकिंग दी आर्मी अकॉर्डिंग टू सुशांत सरीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हालांकि हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने भी हमेशा आर्मी बिलीव करती है कि दी स्ट्रेंथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम है, उसी से हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रेंथ। तो अगर इंडिया ये फील करता है कि आपका एक लीडर और उसकी पार्टी आपके अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अटैक करके अंडरमाइन, तो कहते हैं मैं तो बड़ा खुश हूँगा, व्हाई शुड आई वांट अ स्मार्ट गाय। और उसने ये भी कहा कि ये डम है, अनफॉर्चुनेटली द वर्ड यूज के लिए ये डम है और ये इस तरह है। एंड देन ही सेड कि जी अगर दुश्मन ज़मीन पे लेटा हो तो उसको ज़बह कर दो, तो उसमें ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत। तो दिस इज द काइंड ऑफ आई थिंक पॉपुलैरिटी इज गेन। मेजर गौरव आर्या को सुन लें, इस तरह के हमारे कुछ जोकर्स बाहर बैठे हुए हैं तो कॉल्ड जो लेट्स से रिटायर्ड मिलिट्री के कुछ डिसग्रंटल्ड ऑफिसर्स हैं, वो डेली रेजोनेट करते हैं सेम थिंग। एंड देन देयर आर लिंकेजेस अभी आएंगे सामने, इसमें इनके कुछ एमएनए एमपीज वर कनेक्टेड विद लेट्स से बाहर जो हो रहा था पाकिस्तान आर्मी के। तो आई थिंक दिस इज अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फॉर इंडिया, डेफिनेटली दे वुड लाइक खान टू कंटिन्यू। एग्जैक्टली। ब्रिगेडियर साहब कहिएगा, क्या इसमें कोई बैरूनी एजेंडा आपको लगता है कि शामिल है? इसमें कोई बैरूनी एजेंडा भी हो सकता है? ये अभी तक इसको एनालिसिस किया जा रहा है, दैट्स व्हाई आई थिंक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात हो रही है। जो कुछ चीज़ें होती हैं जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सामने लेके आ रहा है, अगर आप अहदाफ देखें तो उसमें और उनको एनालाइज करें जो टारगेट्स की बात हुई है, मेरा अपना एनालिसिस में भी इट इज़ रॉन्ग बट जनरली आई फील के दैट इज़ हाउ दे हैव गॉन अबाउट इट। अभी आप देखें कि व्हाट वाज हैपनिंग इन लास्ट 3 to 4 मंथ्स, इधर रीजन में एक चेंज आ रही है। लेट्स से ईरान सऊदी रिप्रोचमा हुआ है जो चाइना ने कराया है, सो इन्फ्लुएंस ग्रो कर रहा है। एंड देयर आर पावर्स व्हिच आर नॉट हैप्पी विद दिस पीस। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे ऑल दो चीज़ें होती हैं, लेकिन विजिट्स हुए हैं कि आप चीज़ों को ठीक करें। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर विजिट करके गए हैं एंड देयर वर लॉट ऑफ एश्योरेंसेस डिस्पाइट कि IMF का एक प्रेशर है। तो आई थिंक रीजन जो है एक और समझ की तरफ मूव कर रहा था। तो क्या ये एक्सटर्नल एजेंडा शामिल था कि इस वक्त पाकिस्तान को टोटली पहले पॉली क्राइसिस में इसको एक लेट्स से सिविल वर्सेस मिलिट्री क्राइसिस में डाल के और इसको इतना डिसरप्ट कर दिया जाए कि ये कोई स्टैंस है? तो आई वुड से कि इस पे एनालिसिस होना है, बट आई वेरी स्ट्रांगली फील कि यस, जब आप देखें बाहर से कितना ज़्यादा होता है, हाउ द डायस्पोरा इज बीइंग यूज्ड। उसके अलावा जो है अभी लिंक्स निकलेंगे सोशल मीडिया पे जो इंडिया से कैंपेन चली हैं या वेस्ट से, मेनली लंदन नॉर्थ अमेरिका जहाँ से सेंटर्स बने हुए हैं जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं जी। तो इसमें एक कनेक्शन हो सकता है, बट आई एम श्योर डीप एनालिसिस के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और जो NSC मीटिंग हुई है इसमें बड़े अहम फैसले किए गए हैं। बेसिकली आप क्या समझते हैं कि इसके थ्रू क्या पैगाम दिया गया है?
जी, एक तो ये कितना बड़ा वाक़या हुआ है कि डेफिनेटली जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं और लीडरशिप है वो ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है डेफिनेटली। इवन आपके घर में खुदा न खास्ता कोई घुस के इस तरह करे तो आपके फादर ब्रदर्स आप लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा वाक़या था, तो इट ऑटोमेटिकली जनरेटेड अ रिस्पॉन्स। और एक तो उन्होंने इनसाइड सारा जायज़ा लिया, जितना भी रिस्ट्रेंट रखा गया और उसमें ब्लड शेड को लेट्स से अवॉइड किया गया, लेकिन स्टिल देयर इज़ एन एंगल के जी इसमें गवर्नमेंट जो है पोल्यूशन गवर्नमेंट है या पंजाब वो क्या कर रहे थे, व्हाई द मॉब वाज अलाउड टू हर्ल देमसेल्व्स ऑन द कंटोनमेंट और कहाँ पे गैप्स थे। उसके अलावा था कि अभी सद्देबाब किया जाए कि आगे जो है क्या आप चाहेंगे कि आपके शोधा की जो मोनूमेंट्स हैं और कब्रें उन पर जूते मारे जाएँ, क्या आप चाहेंगे कि आपके जो डिफेंडर्स हैं जो रोज़ाना कुर्बानियाँ देते हैं उनके घरों में घुस के जो है आर्सन और लूटिंग की जाएगी। तो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टाइम। और रिस्ट्रेंट ठीक है अपनी जगह, लेकिन आगे इसकी गुंजाइश। तो दैट्स व्हाई वन इट वाज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टू सेंड अ मैसेज ऑफ यूनिटी, क्योंकि पीटीआई की बड़ी कोशिश थी इन दौरान के आप एक कन्वे करें मैसेज 4 के अंदर बड़ी डिसेंशन है एंड रैंक एंड फाइल जो है ना वो इतना लेट्स से इट्स नॉट विद द सीनियर मिलिट्री लीडरशिप। हालांकि आपने देखा है कि चीफ गए हैं, पेशावर भी गए हैं। सो दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज विच वाज नीडेड। और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी यही बातें हुई हैं, क्योंकि इसके अंदर आई एम श्योर आगे फिर लॉज भी इन्वोक किए जाएंगे और चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। सही सही। ब्रिगेडियर साहब, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अहमियत क्या है? जी, इसमें अगर आप देखें अभी पीटीआई और उनके कुछ वकला जो है बड़ा डिफ्लेक्ट कर रहे हैं जी कि नहीं जी बड़ा फेयर ट्रायल होना चाहिए। आप बताएं कि आपके घर में कोई आके इस तरीके से करता है और ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, बिकॉज जिस तरह के नारे लगे आपने देखा होगा जी हमारी डेडलाइन क्रॉस होगी। तो एक तरफ तो आप चाहते हैं कि ये चीज़ें सारी सामने आए और एक तरफ आप जो है ना अभी कानूनी मुँह शगाफी में फंसे हुए हैं। जब आप एक कैंटोनमेंट में रहते हैं या एंटर होते हैं विद लेट्स से होस्टाइल इंटेंट और आप डिसरप्ट करते हैं, लेट्स से डिफेंस की प्रिपरेशन या ट्रेनिंग हो रही है, एक संतरी भी खड़ा है एक चेक पोस्ट पे, आप उस पर शाउट भी नहीं कर सकते, मतलब देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट लॉ और होना भी चाहिए, चाहे पुलिस है चाहे आर्मी है। तो इसमें ये इन्वोक होगा अगर कोई इंटरनल लिंकेज है उस पर इसी तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इज बेसिकली अगेंस्ट लेट्स से इफ़ यू आर वर्किंग इज द स्टेट या कोई कॉन्स्पिरेसी का एलिमेंट था उसको देखा जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अभी आप इसमें एक ये भी है कि जब केसेस जाते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तो उसमें एक स्पेशल कोर्ट बन जाएगी और स्पीडी लेट्स से जस्टिस होगा। इसमें पूरा मौका दिया जाता है कि जो अक्यूज्ड है वो वकील कर ले एंड देन दे हैव आई थिंक राइट टू अपील आल्सो। लेकिन देयर इज अ प्रोसेस जिसमें जहाँ से लेट्स से समरी या FGCM होता है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, देन यू गो अप टू अ प्रोसेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक चीज़ें जाती हैं। उसकी मिसालें हैं, को भी किया गया और इसीलिए पूरे आई थिंक इंडिया US तमाम आर्मीज में ये एप्लीकेबल है बिकॉज you cannot allow hooliganism and vandalism within the cantonments। ठीक, सही, बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बहुत पैगाम दिया गया है कल होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में और इसमें अहम फैसले किए गए हैं। ख़ास तौर पर शरपसंद अनासिर जो हैं उनके खिलाफ अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कराची में 9वीं 10वीं के इम्तिहानात में जो नकल माफिया है उसको लगाम डालने वाला कोई नहीं है और ये सिलसिला कई सालों से इसी तरह चलता आ रहा है। इस बार भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इस पर तफसील से बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. We're watching सुनो पाकिस्तान और अब बात करेंगे कराची में एग्जाम्स की। कराची में 8 मई से शुरू होने वाले 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात में नकल का सिलसिला बरकरार और इम्तिहानात से कबल ही पर्चे आउट हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो मोबाइल फोन्स और गाइड्स के जरिए नकल करते हमें नजर आ रहे हैं और बहुत जो है अगर देखा जाए स्टूडेंट्स को उस तरह से रोका नहीं जा रहा। स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फोन्स हैं और गाइड्स भी वो अपने कमरा इम्तिहान में रख देते हैं या फिर एग्जामिनेशन हॉल्स में रख देते हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये कुछ मनासिर भी हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि खुलेआम जो है नकल हो रही है। और 9th और 10th क्लास के ये पेपर्स हैं और तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा इसमें तलबा हैं जो शरीक हैं। 10वीं के 1,90,690 उम्मीदवार शरीक हैं। जनरल ग्रुप के इम्तिहानात में 37,333 उम्मीदवार शरीक हैं और सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है लेकिन साबिका तमाम रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं इस बार, क्योंकि पहले तो जब इस तरह की खबरें चलती थी तो उस पर थोड़ा एक्शन होता था लेकिन
इस बार हमें ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दिया जा रहा, जी। कोई कुछ भी नजर नहीं आ रहा और सॉरी फॉर माय वर्ड्स एक्चुअली, क्योंकि मेरे ज़हन में ये चल रहा था कि अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है ना, तो अब तो व्हाट्सएप के थ्रू और थ्रू तो ब्लूटूथ अब तो एयरपॉड्स लगा के तो भी इतनी आसान है चीटिंग। अब तो ये बुक्स रखना, गाइड्स रखना, और बूटियां बनाना, ये पुरानी बात हो गई। इनविजिबल इंक देखिए, जिस पे आप अगर लिख लें, अपने हाथ पे कहीं लिख लें, बस उसकी लाइट आपने पेन की ऑन करनी है, नहीं यू कैन रीड। तो हमारे दौर में तो ऐसी कोई चीटिंग के वैसे वो होते मुझे लगा आप कहने लगी हमारे दौर में तो ऐसी चीटिंग होती थी कि इनविजिबल इंक से लिखा जाता था। नहीं। और हमारे अगर मैं अपनी बात करूं तो खैर मेरी तब किस तरह होती थी वैसी चीटिंग होती ही नहीं थी। मैं यही कह रही हूँ, तो बहुत अच्छा हमारा जो था ना तालीमी निजाम की अगर हम बात करें। आप ये कह रही है कि आपने जिंदगी में कभी चीटिंग नहीं की? कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस चीज को इनकरेज भी नहीं करती। मतलब कभी भी नहीं की? कर ली होगी कभी ऐसे पूछ के एमसीक्यू बता दो, मतलब हाँ, लेकिन अगर बोर्ड के एग्जाम सबसे आसान जो नकल होती है वो यही होती है कि अब साथी अपने से पूछते हैं कि इसका 1 या 2 3 एमसीक्यूज में हो जाती है नकल। लेकिन उस तरह की बूटियां, अल्लाह माफ करे, कभी इस तरह की नकल ना करने का सोचा है, ना ही इस चीज को मैं इनकरेज करती हूँ। मियाँ वाली में हमारे होते थे एग्जाम्स, और हमारे जो इन्वेजिलेटर्स होते थे वो इतने स्ट्रिक्ट होते थे कि हमें तो सांस लेने में भी बहुत दुश्वारी होती थी, मतलब सांस भी सोच के लेते थे। और अब देख लें कि अब तो वो इन्विजिलेटर्स जो हैं, मोबाइल फोन्स हैं, वो भी चुप करके अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं बस ठीक है जो हो रहा है नकल कर लो, बस हमें डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, अब नकल का ये जो मामला है ना, वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए, ठीक है। अब पता नहीं वो अकल भी नहीं है और नकल भी चल रही है। इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? आप खैर अभी तफसील जानते हैं। राव अफनान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। राव अफनान, बताइएगा, इस बार तो साबिका तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए और मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया सरगर्म है। सूरत हाल है क्या? कोई पूछने वाला नहीं इनको? जी, जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी का दौर है और वाकई कोई पूछने वाला नहीं है। मजमूई तौर पर अगर मैं तादाद बताऊं तो 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो साइंस और जनरल ग्रुप के लड़के लड़कियां जो है वो इस इम्तिहानी अमल में शामिल हैं और 524 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज कायम किए गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि इम्तिहानी मराकज जो कायम किए गए वो नकल माफिया की सरपरस्ती में कायम किए गए। 90 से ज्यादा ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर हैं जिनके सुपरिटेंडेंट कौन है ये बोर्ड को भी नहीं मालूम, क्योंकि बोर्ड की जो अपनी जारी करदा तैयार करदा फहरिस्त है उसमें सुपरिटेंडेंट के नाम छुपाए गए हैं। कुछ ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर्स भी हैं जिसमें मियां और बीवी को अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर यानी वट्टा सट्टा हुआ है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि नकल माफिया का कितना कंट्रोल है और रातों रात इम्तिहानी मराकज जो है वो तब्दील हुए। मतलब इम्तिहान शुरू 8 मई से होने थे तो 7 मई की रात ही को जो है वो इम्तिहानी मराकज जो है वो पैसों के एवज तब्दील कर दिए गए। अच्छा राव अफनान, बताइएगा कि ये पर्चा लीक किस तरह से होता है, पर्चा आउट कैसे हो जाता है? ये पर्चा आउट होने की जो डेफिनेशन है उसको बोर्ड इंतजामिया या जो माहिरीन है वो उसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि पर्चा अगर बोर्ड से आउट हो जाए कि इम्तिहान शुरू होने से 2 घंटा 3 घंटा कबल हो जाए तो उसे आउट कहा जाएगा। लेकिन घंटा या आधा घंटा पहले पर्चा अगर व्हाट्सएप पर दस्तयाब होता है तो वो उन्हें आउट नहीं कहते। अच्छा, रही बात ये आपने पूछा कि आउट किस तरह होता है, तो बोर्ड से जब पेपर हब मराकज जाता है और वहां से फिर इम्तिहानी मराकज जो है इम्तिहानी पर्चे की तरसील होती है, तो बोर्ड से ही पेपर जो है वो व्हाट्सएप पर एक दूसरे को शेयर होना शुरू हो जाता है। और जैसे आज भी यही सूरत हाल है कि आज मैथमेटिक्स रियाजी का पेपर है और वो 9 बजे ही व्हाट्सएप पर दस्तयाब था और उसके 10 मिनट बाद जो नकल माफिया है उसने अपने टैग के साथ जो है सॉल्व पेपर भी व्हाट्सएप पर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नकल माफिया है उसका कितना कंट्रोल है कि 10 मिनट में उसके पास सॉल्व पेपर भी मौजूद होता है। अच्छा राव अफनान, जाहिर बात है ये एक बड़ा बिजनेस होगा अब इन माफियाज के लिए, क्योंकि ये सब फ्री तो नहीं हो रहा होगा और जहां भी हम इस तरह के कार्टल्स देखते हैं उनके हाथ बड़े मजबूत होते हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। क्या सिंध हुकूमत की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है?
सिंध हुकूमत हर साल यही करती है कि इम्तिहान शुरू होने से पहले ही जो महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी के मिनिस्टर हैं इस्माइल लाहू या फिर मुताल्लिक इंतजामिया, वो दफा 144 नाफिज कर देती है और वो बोलती है कि मोबाइल के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी, इम्तिहानी मराकज के अतराफ में जो फोटो स्टेट की मशीन है उन पर पाबंदी होगी। लेकिन वो भूल जाते हैं कि अब जदीद दौर है और पेपर पहले आउट हो जाता है, सॉल्व पेपर पहले, मतलब स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर देने जा रहा है उसके पास पहले से पेपर भी होता है, उसके पास पहले से सॉल्व पेपर भी होता है। तो ना फोटोस्टेट मशीन की जरूरत है, ना किसी दफा 144 की जरूरत है, उसको पहले से पता होता है कि इम्तिहान में क्या आ रहा है। दूसरी चीज ये आपने पूछा कि ये बड़ा कंट्रोल है और पैसों में चलता होगा, बिल्कुल इसमें पैसों का इस्तेमाल है और उससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि रातों रात सेंटर तब्दील हो रहे नकल माफिया के कहने पर। अगर आप सेंटर की लिस्ट का हमने जो जायजा लिया, ऐसे पसमानदा इलाके जहां पर 100 बच्चों की भी सहूलियात मौजूद नहीं होगी, वहां 700 से जायद बच्चों के इम्तिहानी मराकज कायम किए हैं, बोगस रोल नंबर जो है वो अलॉट किए गए जो माजी में पैसों के बस बेचे भी जाएंगे। तो ये इतना बड़ा स्कैम है, जो मैट्रिक के इम्तिहानात हो, इंटरमीडिएट के इम्तिहानात हो, इतने बड़े बड़े स्कैम है और माजी के अंदर बड़े संगीन इल्जामात लगते रहे हैं और इस हवाले से तहकीकात भी शुरू की गई, लेकिन वो माजी की तहकीकात कहाँ गई? वो सब रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। तहकीकाती कमेटियां खत-खुदूत लिखती रही मुताल्लिका हुकाम को कि हम बेबस हैं, हमें एक्सेस नहीं दिया जाता, हमें अवार्ड शीट फराम नहीं की जाती, हमें वो रिकॉर्ड फराम नहीं किया जाता जो मतलूबा है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और जूं के तू है अफसरान के तबादले कर दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होती। जी राउफ नान, ये जो नकल है ये गैर इखलाकी और गैर कानूनी अमल है। आप क्या समझते हैं कि वालिदैन को ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहिए जो इदारे हैं, और क्या हुकूमत को इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए पेरेंट्स को वालिदैन को ऑन बोर्ड लेके? माजरत के साथ मैं एजुकेशन जो है गुज़श्ता 8 से 9 साल से कवर कर रहा हूँ, लेकिन वालिदैन भी इस पूरे अमल में शामिल होते हैं और सेंटर्स के बाहर भी ऐसे हमने सूरत हाल देखी कि वालिदैन खुद नकल माफिया को अप्रोच कर रहे होते हैं कि किसी तरह उनके बच्चे का पर्चा जो है वो अच्छा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम का मैकेनिज्म ये बना हुआ है कि मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज आएगी तो उसको इंटर के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, इंटर में अच्छी परसेंटेज आएगी तो अच्छी एडमिशन जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो वालिदैन की भी ख्वाब है, वो बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम इतना खराब हुआ है कि बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो तारीखी हो रहा है। जी बिल्कुल रऊफ नान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से हमें आगाह किया। और ये जो सिचुएशन है इसमें कोई शक नहीं, ना सिर्फ गैर इखलाकी है, गैर कानूनी है, लेकिन ना तो गवर्नमेंट की तरफ कोई तवज्जो है और जैसे हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि पेरेंट्स भी जो है वो माइंड नहीं करते और वो भी आई डोंट नो, ये एक दौड़ है कि बस मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरे बच्चे के अच्छे नंबर आ जाए। आपका बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है या फिर इंजीनियरिंग की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, तो बच्चा आगे कैसे चलता है? क्योंकि वहां पर तो जीपीए सिस्टम है और वहां पर नकल नहीं चलती, वहां पर आपका कॉन्सेप्ट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और वहां पर इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो आई वंडर ये लोग आगे जाके मेडिकल में क्या करते हैं, हाउ डू दे परफॉर्म? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मैट्रिक पास कर लेना किसी भी तरह इट डजंट मीन कि आप आगे भी आपकी पढ़ाई बड़ी आसान होगी, अब वो उतनी मुश्किल हो जाती है। एडमिशन टेस्ट कैसे क्लियर करते हैं? मैं तो अब ये सोच रही हूँ जो नकल के तरीके अभी हमने आप लोगों को भी बताया कि मोबाइल फोन्स के जरिए, गाइड्स के जरिए बच्चे नकल करते हैं। शायद बच्चों को ये लगता है कि हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही नकल कर लेंगे, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। और पेरेंट्स भी फिर सपोर्ट करें, दैट्स प्रीटी ऑफुल आई वुड से। अच्छा जनाब, हबीबुल्लाह साहब कायम मकाम नाज़िम हैं इम्तिहानात कराची तालीमी बोर्ड के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, इस मुताल्लिक उनसे बात करते हैं। हबीबुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमेशा की तरह कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान हम देख रहे हैं कि नकल माफिया सरगर्म है। एक तो क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पे, दूसरा कराची बोर्ड की जानिब से नकल की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? माफिया बहुत पुराना बीमारी है, वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाए, लेकिन बोर्ड ऑफिस बहुत एफर्ट कर रहा है। इस दफा हमने ये किया है कि हमारे 524 तकरीबन सेंटर हैं, इम्तिहानी मराकज़ हैं और 19 हमने हब बनाए जो हमारे बोर्ड ऑफिस के अफसरान वहाँ पेपर ले जाते हैं। नकल माफिया के लिए 93 तक हमने विजिलेंस टीमें बनाई हैं जो डायरेक्टरेट और मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल है। वो हर स्कूल में जाती हैं और वो विजिट करते हैं और जो भी उनको चीजें पकड़ते हैं या कुछ करते हैं, एक कमेटी बनी हुई है हमारा, उस पर वो डिसीजन करते हैं। जी हबीबुल्लाह साहब, बताइएगा कि क्या इम्तिहानी सेंटर्स के अतराफ दफा 144 के जरिए जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता?
शाह साहब ने जी हमने वो जो मुतल्लिक़ इदारे थे उनको सबको खतूत लिखे थे, एजेंसियों से लेके कलेक्टर तक को। फिर दफा 144 लगी है जो कमिश्नर साहब है वो लगाते हैं ताकि फोटोस्टेट मशीन से लेके बहुत सारा उनकी जो पसगजाई में कोई भी ना आए, नहीं आते, वो 144 लगा हुआ है। उसकी पुलिस बाकी मुतल्लिक़ इदारों का, पुलिस थाना या जो एजेंसियां उनका काम है कि उस 144 पे अमल करना है। हमारा काम है वहाँ पे वो चीजें क्वेश्चन पेपर को आसानी से पहुंचाना, और हमारी टीम में जाती हैं नकल करते हुए कोई देखा या विजिट करती हैं। और वो दूसरी बात ये कि जो हफ्ते जाते हैं हमारे अफसरान हैं तकरीबन 19 हब है हमारे, तो वो भी विजिट करते हैं, विजिलेंस करते हैं मुख्तलिफ सेंटरों के दौरे। लेकिन अबीबुल्ला साहब ये तो चले इम्तिहानी मराकज़ के आसपास की सूरत हाल है, दफ़ा 144 के जरिए चले इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए पर्चा लीक हो जाता है। वो पर्चा स्टार्ट होने से पहले ही बच्चों के पास ना सिर्फ क्वेश्चन पेपर बल्कि सॉल्व पेपर भी पहुंच जाता है। आपके ख्याल में ये किसकी गलती से हो रहा है? इनकी ये देखिए, हम यहाँ दूर दराज इलाके जो है हमारे यहाँ, जैसे मतलब बोर्ड ऑफिस से लेके गुलशन तक या में जो गाँव कोट है उधर पेपर जाते हैं। हम यहाँ से तकरीबन 8:30 बजे 8:15 बजे निकालते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद वो जो हमारा जो नुमाइंदा होता है सेंटर सुप्रिटेंडेंट के 9:05 पे उनके हवाले करता है। वो बाकायदा सील होते हैं पेपर, सारा कुछ वो सेंटर में जाकर बच्चों को देता है। वो बच्चे ने किसी ने तस्वीर बनाकर अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में चला दी तो बोर्ड ऑफिस जिम्मेदार पेपर पहुंचाने तक। हाँ, रात के घर किसी पर अगर कोई हो, क्योंकि हम खुद रात भर जाकर उसकी निगरानी करते हैं, अगर आउट हो तो पेपर आउट करते हैं। बाकी तो हबीबुल्ला साहब, अगर हम तालीमी मयार की बात करें तो पंजाब में वो कदरे बेहतर है अगर हम सिंध के साथ उसका कंपैरिजन करें। ऊपर से फिर खुलेआम नकल, आप नहीं समझते कि इसने सिंध के खसूसी तौर पर कराची के जो एजुकेशन इमेज है उसको बुरी तरह मुतासिर किया है, और इसका सदेबाब कैसे हो सकता है? हमने बोर्ड ऑफिस को बहुत इस तरह से इस दफा पहली दफा ऑनलाइन सारा सिस्टम किया है और बहुत सारी चीजें बनाई हैं। तो और बाकी नकल के लिए तो ये पूरा एक इंकलाब, और वो उस तरह से होना चाहिए कि वालिदैन भी अवेयरनेस हो, बच्चे में भी हो, और वो जो उस्ताद हजरात होते हैं उस्ताद, वो बच्चों को सही तरीके से पढ़ाएं ताकि वो नकल की तरफ रुझान ना जाए। और वो है नहीं, आप समझते पढ़ाई के एजुकेशन का जो सरकारी तो हाल है वो मैं समझता हूँ कि है, अच्छी तालीम है, सब कुछ है, लेकिन उसमें शायद वक्त लगेगा कि अच्छा। लेकिन हबीबुल्ला साहब, अगर देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि वालिदैन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए इस मसले को हल करने के लिए? तो क्या वालिदैन को ऑन बोर्ड लेने के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? मुख्तलिफ सोशल ग्रुप हैं, टीवी अवेयरनेस वगैरह है, सारा कुछ है, सोशल मीडिया पे चलता है कि भाई वालिदैन वो सारा करें। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो वालिद साहब अपने बच्चे के साथ सेंटर पे जाता है और जाके थोड़े एफर्ट करता है कि मेरे बेटे का पेपर अच्छा हो जाए, बजाय ये कि वो जब घर में बैठ के मोबाइल और बहुत सारी चीजें देख रहा होता है तो उसको डांटे कि भाई आप तालीम हासिल करो, आप पेपर याद करो। और वो ये तो जनरली है मसला, उसको वक्त लगेगा पूरा माशरे को चेंज करने के लिए, और उसके लिए बहुत वक्त। हबीबुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायम मकाम जनाब कराची तालीमी बोर्ड इस वक्त हमारे साथ थे। उनका ये कहना है कि कोशिश तो की जा रही है, इक़दाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त लगेगा, अभी भी वक्त दरकार है इस मसले को हल करने के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो टाइम गुजरता जा रहा है ये सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि सारी उसमें सूरत हाल में वालिदैन भी जो हैं वो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी नकल के लिए बच्चों के साथ साथ हैं, इम्तिहानी मराकज़ के बाहर बच्चों के साथ वो मौजूद होते हैं, और बस नंबरों की ये गेम चल रही है कि बच्चे के ये गेम है ये। अच्छा जमील, मुझे लगता है और बच्चे के ज़हन में भी ये चीज डाल दी जाती है। मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर जो चीज मैं जिस पे ऑब्जेक्ट करना चाहूंगी वो हमारा तालीमी निज़ाम है, जिसमें हमारा मैटर ये करता है कि बच्चे ने रट्टा लगाना है और बच्चे ने 90% मार्क्स लेने हैं, 100% लेने हैं, 99% बच्चे ने मार्क्स लेने हैं। और फिर जो नंबरों की गेम है, इससे अगर हम बाहर निकलें और हमारा कॉन्सेप्ट पे अगर फोकस हो। आप कॉन्सेप्ट की बात कर रही हैं ना, ये वाकई बहुत जरूरी और अच्छी बात है। लेकिन पहले ये होता था कि 90% मार्क्स आते थे, 91% बड़े मैक्स होते थे। आपको पता है आजकल इम्तिहानात में कितने नंबर आ रहे हैं? 99%। Oh my God. 99%। और ये इसी चीटिंग का भी एक नतीजा हो सकता है। 1075 में से 1073 नंबर भी बच्चों ने लिए। तो बच्चों की लर्निंग कम और नंबरों की एक दौड़ में ज्यादा इन्वॉल्व हुए में। और बच्चों को आप देखिए ना, बच्चों के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर। अगर आजकल के हम बच्चों की बात करें, क्योंकि वो रट्टे की तरफ उनका रुझान ज्यादा है, नंबरों की दौड़ में बच्चे पढ़ गए हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर। तो बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं, जिसमें से आगा खान यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है, अगर मैं उसकी बात करूं तो बहुत अच्छा उनका तालीमी निज़ाम है। वो उनका फोकस ये नहीं है कि बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं या बच्चे के नंबर कितने आ रहे हैं। अच्छा, ये तो चले आप एक एग्जांपल दे रही हैं ना, ये तो आप एक एग्जांपल दे रही हैं। अगर वैसे ही देखा जाए बड़े शहरों में तो
अकेडमीज जो हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट ही मेन इस चीज पर रख के करती हैं कि ये देखें हमारे बच्चों ने इस साल इतने नंबर लिए, पहली दूसरी तीसरी पोजीशन हमारी थी, तो वो भी यही चीज बेच रहे हैं, पेरेंट्स भी उसी में हैप्पी हैं, बच्चे भी वही सेटिस्फाई हैं। मतलब पढ़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होने और नंबरों की गेम है, और बेशक वो नकल से आ जाए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। फ्यूचर क्या होगा, ये वही बच्चे हैं। तो है ना बच्चों में कि हमारे नंबरों से मैं बच्चे आजकल डिप्रेशन ये खुद घुसाई गई ना बच्चों के ज़हनों में, बच्चों में इंस्टिल की गई है ये चीज कि आपके नंबर फलां खाला के बच्चे से अगर ज्यादा नहीं आएंगे तो आप अच्छे बच्चे नहीं हो, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। हमने लेबल कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हम बच्चों के माइंड में ये चीज इंस्टिल कर रहे हैं कि अगर आपके इतने मार्क्स आएंगे, आपके 99% मार्क्स आएंगे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आपके 80% आएंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है बेटा, आपको फलां अकेडमी में एडमिशन मिलेगा, फ्लाइंग यूनिवर्सिटी किसी दिन ना इस पर हम डिटेल से बात करेंगे कि नालायकी और लाइक होना, इसमें कितना फर्क है, आपकी पर्सनालिटी के क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होने चाहिए। मीम भी मैं शेयर करना चाहूंगी कि कल मैं एक मीम पढ़ी थी कि वो बच्चे जो अपना पेपर छुपा कर करते थे, क्या आज वो किसी कंपनी के सीईओ हैं। इस पर थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। आज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डे मनाया जा रहा है और आज के दौर में दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है जिसमें फासले कम और अपने पास हो गए हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद दौरे हाजिर में टेलीकॉम की अहमियत और अफादियत और दीगर मुतलका अमूर के बारे में अवाम उन्नास को आगाह करना है। बिल्कुल जनाब, और इंटरनेशनली अगर बात की जाए तो बैनुल अक़वामी सतह पर टेलीकम्युनिकेशन की इजाद जो है वो 1865 में हुई। सबसे पहले आलमी टेलीकम्युनिकेशन का दिन 1969 में मनाया गया। इस दिन को पहले इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के नाम से मुतारिफ करवाया गया था। 17 मई 1965 में टेलीकम्युनिकेशन डे का नाम वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी के नाम से मंसूब किया गया था। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, इस साल वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे का थीम जो है वो मालूमात और मवासलाती टेक्नोलॉजी के जरिए सबसे कम तरक्की याफ्ता ममालिक को बाइख्तियार बनाना है। जहां हम ये बात करते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन हो या इंफॉर्मेशन का आज का दौर हो, वहीं एक्सेस टू इंटरनेट जो है वो भी इसके साथ जुड़ा है ये मसला, क्योंकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं हिना, हम देखते हैं कि वहाँ इंटरनेट की जो सहूलियात है वो ज़्यादा है और तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो आज भी बहुत पीछे हैं। हालांकि पूरी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और इंफॉर्मेशन एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन की जो रफ्तार है वो भी बहुत तेज़ है, लेकिन ऐसे में एक्सेस टू द इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। जहां हम बात करते हैं पूरी दुनिया में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़ा काम हो रहा है, रोबोट्स पर बहुत काम हो रहा है, मेटावर्स पर बहुत काम हो रहा है। ऐसे में जो तरक्की पजीर ममालिक है, जैसा कि मैं पाकिस्तान का जिक्र करना चाहूँगा, हमें भी हमारे नौजवानों को भी उसी तरह एक्सेस मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं ना, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। वो फ्रीलांसर्स भी जो हैं वो अपने घरों में बैठकर इस वक्त कमा रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं। लेकिन उनकी इस पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा उनका तरीका है, वो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है बेसिकली। हाउ यू गेट पेड, आप कैसे काम करते हैं, आप की पेमेंट आती कैसे है, जाती कैसे है, They're trying it on their own, but the problem is स्कैम भी तो हो जाता है ना उनके साथ। ऐसे में स्कैम के अलावा बहुत सी चीज़ें कनेक्टेड हैं इसमें है ना। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में पेमेंट्स का जो तरीक़ाकार है, अब तो खैर उस पर बहुत सी चीज़ें और ऐड हो गई हैं, पेपॉल के साथ और भी एक मॉड्स हैं जिसके ज़रिए पैसे आ जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त बहुत फास्ट हो चुकी है और तरक्की का ये दौर है। और हम आज भी ऐसा लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है, बेसिक मसले नहीं खत्म हो रहे, हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा, लोग 5G पे, दुनिया 5G पे पहुंच गई और हम अभी भी ये रोना रो रहे हैं। अभी 3 दिन पहले YouTube बैन हो गई है। अभी 3 दिन पहले तुम्हारा नेट बंद था,
अभी कल तो कल तो बहुत सारी अभी तो देखिए, अच्छा बल्कि हमें ये कहना चाहिए अभी तो पाकिस्तान का नेट पूरी तरह से खुला भी नहीं और हम आज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन बना रहे हैं लेकिन जमील, इसने हमारी जिंदगियों को बहुत आसान भी किया है। अगर हम इंटरनेट की एक्सेस की बात करें, अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, इसने फासलों को खत्म कर दिया है, अपनों को बहुत पास कर दिया है, लोगों को जोड़ दिया है। और अगर आपने किसी को आईटी में तरक्की करते हुए देखना है तो इंडिया की मिसाल हमारे सामने है। हमारा हमसाया मुल्क है, सबसे ज्यादा आईटी एक्सपोर्ट इंडिया से हो रही है। सबसे ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन के गैजेट्स की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में हो रही है। बिल्कुल। एप्पल जो है वो अपना स्टोर खोलने जा रहा है, बल्कि खुल गया है। एप्पल स्टोर इंडिया में खुल गया है। और हम इस दुनिया से इतना दूर हैं। मैं अगेन कहूँगा इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें अगर दुनिया के साथ मुकाबला करना है, हमें अगर दुनिया की रफ्तार के साथ ही तरक्की की मनाजिल को तय करना है, तो हमें ये तमाम जो सहूलियात हैं वो मिलनी चाहिए और हमारे स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स दे आर डूइंग ब्रिलियंट जॉब। अगर हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात करें, कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें, जब इंटरनेशनली उनके प्रोजेक्ट्स जाते हैं जमील, या कोई ऐसा वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो दुनिया में उनका एक नाम होता है हमारे स्टूडेंट्स का। लेकिन अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें, हम फैसिलिटीज की बात करें, वो बाकी ममालिक में तो स्टेट ऑफ द आर्ट हर चीज अवेलेबल है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स को, यहाँ पर लोगों को उस तरह से फैसिलिटीज नहीं मिलती। और मुझे लगता है ये हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन हुकूमत और फिर इन दी एंड ये अगेन सिस्टम पर बात आती है। बिल्कुल कि सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है। हर जगह तो करप्शन है। वो आप आईटी सॉल्यूशंस उठाकर देख लें, आप अरफा करीम टावर जैसी एक बड़ी मिसाल उठाकर देख लें, या कोई भी हुकूमती कोई ऐसा इकदाम उठाकर देख लें जिसमें स्टूडेंट्स को सहूलत दी गई हो, या फिर आईटी रिलेटेड जितना भी ये जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी सहूलतकारी का अगर कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लें, वो करप्शन की नजर हो जाती है अल्टीमेटली। तो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन अलमिया है ये, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल जी। खैर जनाब, अभी एक ब्रेक लेते हैं। आप वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अलकादर ट्रस्ट केस की तहकीकात के हवाले से बात करते हैं। नैब रावलपिंडी ने इमरान खान को 18 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। सवालनामा भी भिजवा दिया गया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे रखा है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 23 मई को जाती हैसियत में बुला लिया गया है। इसके अलावा नैब तरामीम के खिलाफ समाअत के हवाले से बात करेंगे। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर चीफ जस्टिस बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस एजाजुल एहसन 3 रुकनी खसूसी बेंच का हिस्सा थे। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान कराची से वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस का कहना था कि ये 46वीं समाअत है और बेंच चाहता है कि इस केस को अब समेटा जाए। अगर फराहम करदा मवाद पर अदालत किसी नतीजे पर पहुंची तो फरीकैन को आगाह कर देंगे। नैब कानून में बहुत सी चीजें दुरुस्त हैं, कुछ गलत भी हैं, जिन पर हम अब फैसला देंगे। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा कि नैब तरामीम देखकर बताएं इनमें गलती क्या है। नैब तरामीम में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कहां हुई है। खुद से ये तय नहीं कर सकते कि नैब कानून में तब्दीली से बुनियादी हुकूक मुतासिर हो गए। हुकूमत हमारा इम्तिहान लेती जा रही है। जरूरत पड़ने पर केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर भी करेंगे। तो नैब तरामीम से फायदा किस किस ने उठाया, इस हवाले से अगर बात की जाए तो हालिया नैब तरामीम से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मलिक रियाज, अनवर मजीद और उनका बेटा भी शामिल हैं। जफर गोंदल, नवाब असलम रईसानी, लश्करी रईसानी, अरबाब आलमगीर, आसमा अरबाब आलमगीर और शेर आजम वसीर ने भी इससे फ़ायदा उठाया। इमरान खान के दौर की अगर बात की जाए, उस दौर में होने वाली नैब तरामीम से किसने फ़ायदा उठाया, तो यूसुफ रजा गिलानी, शौकत अजीज़, परवेज़ अशरफ के अलावा सैफुल्ला बंगश, लियाकत जतोई और जावेद अशरफ काजी ने फ़ायदा उठाया। नैब कानून में की गई दोनों तरामीम से न सिर्फ सियासतदान और कारोबारी अफराद बल्कि सरकारी अफसरान ने भी फ़ायदा उठाया।
तो बहुत से सवालात हैं इससे रिलेटेड। नैब तरामीम के हवाले से हम बात करते हैं। इस वक्त सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया। कहिएगा कि क्या नैब तरामीम जो हैं वो बाकी आइन शिकों से मुतसादिम होने पर क्या कलअदम हो सकती हैं? अब जो हियरिंग्स चल रही हैं इसका क्या बनेगा? देखिए, पहले हमें एक बुनियादी सवाल समझना होगा कि नैब को बनाने का मकसद क्या था। नैब को बनाने का मकसद ये था कि हम एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेबल अदारा बनाएंगे जो बगैर किसी तफरीक के जो है ना अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने तो ये देखा है कि जो नैब है वो एक पॉलिटिकल टूल के बुनियाद पर इस्तेमाल हुआ है अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ। ये जनरल मुशर्रफ के दौर में बनने वाला नैब जो है उस वक्त से लेके अगर आज के दिन तक आप ये देखें तो नैब का जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो बड़ा वाजे है और ये हर दौर में अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से पाकिस्तान में नैब के बारे में जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत डैमेज हुई है और लोग उसको समझते हैं कि ये जो है एक सियासी मुखालफत की बुनियाद पे चलने वाला इदारा है और इसे हुक्मरान तबकात जो हैं या रियासती इदारे जो हैं अपनी सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नैब का होना या ना होना ये अब एक इररेलेवेंट बात बनती जा रही है। आप देखिए हर दौर में हमने नैब को अपने अपने मखसूस अंदाज में चलाया। अब हुकूमत यानी वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने अपनी मर्जी का चेयरमैन लगाया, अपनी मर्जी के नताइज का हासिल किया। इमरान खान जो कहते थे कि वो आएंगे तो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेंगे, किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपने देखा कि ना वो कुछ कर सके बल्कि उनकी हुकूमत के अंदर भी कई तरह के कंप्रोमाइज़ जो है और अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ नैब को इस्तेमाल करते हुए हमने देखा। और आज भी जो नैब है वो बुनियादी तौर पर इस वक्त ऐसे लगता है जैसे हुक्मरान तबकात को रिलीफ देने में लगा हुआ है और इमरान खान और उनके साथियों को टाइट करने पे लगा हुआ है। तो मैं तो बुनियादी सलमान आबिद साहब कर ले ये जो जिक्र किया आपने, हम माजी में जब भी देखते हैं हर आने वाली हुकूमत जो है वो जाने वाली हुकूमत को इसी तरह निशाना बनाती है। थ्रू नैब केसेस बनाए जाते हैं और केसेस में उलझाया और फंसाया जाता है। पीपल्स पार्टी तो कई बार ये कह भी चुकी है कि नैब जैसे इदारे को अब बंद ही हो जाना चाहिए, खत्म ही हो जाना चाहिए। देखिए ना उसमें फॉल्ट लाइन क्या है। आपको याद होगा 2006 में एक मिसाके जमहूरियत हुआ था लंदन में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान। उसमें कहा गया था कि जब हम आएंगे इक्तदार में तो नैब का खात्मा करके एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार अकाउंटेबल अदारा बनाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी इक्तदार में रही, PMLN की हुकूमत भी 5 साल इक्तदार में रही। दोनों ने नैब को ना तो खत्म भी नहीं किया और नैब के मुकाबले में एक इंडिपेंडेंट इदारा भी नहीं बनाया, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब पीपल्स पार्टी ये कहती है या मुस्लिम लीग नून ये कहते हैं तो सवाल ये है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में नैब को खत्म करके एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेबल अदारा क्यों नहीं बनाया और अपनी मर्जी के मुताबिक नैब को चलाया, अपने मफादात के तहत चलाया। अब इमरान खान भी जो है जो कहते रहे कि वो नैब को एक इंडिपेंडेंट करेंगे, लेकिन उनके दौर में भी नैब ना तो इंडिपेंडेंट हो सका और ना नैब को खत्म करके कोई एक इंडिपेंडेंट इदारा बनाया जा सका। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में नैब जैसे इदारों की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने उनको पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे चलाना है, अपने सियासी मुखालफिन के बुनियाद के ऊपर चलाना है, तो फिर ऐसे इदारों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। आपने हो सकता है हाउसिंग सोसाइटियों से बड़े पैसे रिकवरी किए हो, लेकिन जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आप मुझे बता दीजिए कोई एक केस बता दें नैब का 2000 से लेकर 2023 तक जहां उन्होंने किसी बड़े पॉलिटिकल फिगर को उनसे कोई रिकवरी की हो, उन्होंने कोई इकरार जुर्म किया हो और उस पर हम कुछ नहीं कर सके और बल्कि एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल ही कर रहे हैं। बिल्कुल। सलमान आबिद साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि नैब तरामीम से एक मखसूस तबके को फायदा हुआ है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपको याद होगा जब PTI की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त भी इमरान खान का अपोजिशन से जो लड़ाई थी वो नैब की तरामीम के ऊपर थी। बल्कि आपको याद होगा FATF के हवाले से जब इमरान खान की हुकूमत ने अपोजिशन से सपोर्ट मांगी थी तो उन्होंने कहा था कि पहले आप नैब में तरामीम करें। तो नैब की जो सबसे ज्यादा बेनिफिशरी इस वक्त है इन तरामीम से वो तो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है जिसमें 13 जमातें शामिल हैं और उसी गंगा जमुना में PTI के लोगों ने भी अपने हाथ धोए। बिल्कुल सही। सलमान आबिद साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कारोबारी
शख्सियात को पकड़ना या उनके जो केसेस नैब में होते हैं वो तो प्री बार्गेन से ख़त्म हो जाते हैं और नैब एक कुछ परसेंटेज रिकवर कर लेती है और वो केस ख़त्म हो जाता है, लेकिन सियासी बुनियादों पर जितने भी केस बने हैं उसमें से कभी कुछ नहीं निकला। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आप हमारे साथ ही रहिए। तौहीन पार्लियामेंट बिल पर भी हम बात करना चाहेंगे। थोड़ी सी डिटेल अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं कि तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 जो है वो कौमी असम्बली से फिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 की अगर बात की जाए तो चेयरमैन कायमा कमेटी बराए क़वायद व ज़वाबित तो इस्तेहकाक राना मोहम्मद कासिम नून ने पेश किया। पार्लियामेंट की तौहीन को जुर्म करार दिया गया है। पार्लियामेंट या इसकी किसी कमेटी की तहकीर या किसी ऐवान या रुकन का इस्तेहकाक मजरू करने पर अब सजा होगी। पार्लिमानी कमेटी तौहीन पार्लियामेंट पर किसी भी रियासती या हुकूमती ओहदेदार को तलब भी कर सकेगी और पार्लियामेंट की तौहीन के मुर्तकिब मुल्जिम को 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं तजवीज़ की गई हैं। 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तौहीन पार्लियामेंट केसेस की तहकीकात करेगी और इस कमेटी में अपोजिशन और हुकूमत के मुसावी अराकीन शामिल होंगे। कमेटी शिकायत की रिपोर्ट पर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को सजा तजवीज़ करेगी। स्पीकर या चेयरमैन सेनेट मुतल्लिका फर्द पर सजा के तायुन का ऐलान कर सकेंगे। तो तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 जो है इस पर भी हम बात करते हैं। सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है तौहीन पार्लियामेंट बिल जो है अब मौजूदा हुकूमत जोर दे रही थी, खास तौर पर जब केसेस अदालतों में गए और अदालतों के फैसलों के बाद मौजूदा हुकूमत को ये लगा कि शायद किसी एक ख़ास शख्स को जो है वो नवाजा जा रहा है और किसी ख़ास लोगों के ख़िलाफ़ फैसले आ रहे हैं, तो किसी के हक़ में फ़ैसला आना या किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आना, इसी सारे मामले में जब तौहीन पार्लियामेंट का बिल सामने आया तो वो पास भी हो चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या पार्लियामेंट मुक़द्दस गाय बनने जा रही है? जमील साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा अपने इंट्रो में। इसका बैकग्राउंड है तौहीन पार्लियामेंट बिल का, और वो उसका बैकग्राउंड ये है कि इस वक्त पार्लियामेंट, हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक टकराव का माहौल है। इस टकराव के माहौल में पार्लियामेंट जो है वो एक हथियार के तौर पर, जिसे कहते हैं ना, अपना दबाव बढ़ाने के लिए अदलिया पर ये तौहीन पार्लियामेंट बिल लेके आई है। लेकिन मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, तौहीन पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा तौहीन अगर किसी ने की है तो वो पार्लियामेंटेरियन ने की है। मिसाल के तौर पे यही वो पार्लियामेंटें हैं जो फौजी मार्शल लॉ को सपोर्ट करती रही हैं, फौजी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटरों की जो तरामीम है उनको सपोर्ट करती रही हैं, और इसी पार्लियामेंट के जरिए हमने तमाम तर गैर कानूनी इकदामात भी किए हैं जिनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। अच्छा, इसी तरीके से आप देखिए प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार नहीं होते, वो यहाँ पर अकाउंटेबल नहीं होते। लोगों की हाजिरियां आप देखिए, इन्हीं पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर के ऊपर घेराव करना, एक दूसरे पर कागज फाड़ के फेंकना और धींगा मुश्ती के जैसे मनाजिर भी हम देख चुके हैं। इसलिए अगर इस पार्लियामेंट को कोई खतरा है तो वो खुद इन पार्लिमानी अरकान से भी है, यानी इनका अपना बिहेवियर, जिस तरह से ये पार्लियामेंट चलाते हैं, वो खुद एक बहुत बड़ा खतरा है और जिसका फायदा फिर बाहर वाली कुव्वतें लेती हैं। सलमान आबिद साहब, आप फिर ये कह रहे हैं कि तौहीन पार्लियामेंट जो बिल है ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं है, वो जितनी मर्जी तौहीन करते रहे लेकिन बाहर का कोई बंदा तौहीन ना करे। जी, इसका मतलब ये है ना कि कोई हमारी डोमेन के अंदर एंटर ना हो, हमें अपनी बदमाशी, हमें अपना कारोबार जो है वो चलाने दें। सवाल ये है कि पार्लियामेंट, देखिए पार्लिमानी सिस्टम जो होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर भी अकाउंटेबल होता है, उसमें अपोजिशन भी अकाउंटेबल होती है, उसमें कैबिनेट भी अकाउंटेबल होती है, उसमें पार्लियामेंटेरियन भी अकाउंटेबल होता है। अब आप देखिए ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कल का वाकया सुन लें। वो जो है ना अपना नूर आलम खान साहब जो एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, कल उन्होंने कहा कि जो पीटीआई के नौजवान लड़के और लड़कियां मुजाहरों में शामिल थे उनको नौकरियों से निकाल दिया जाए और उनको आइंदा नौकरी ना दी जाए, और जो रिटायर फौजी अफसरान हो या सरकारी अफसरान जो मुजाहरों में शिरकत करते हैं उनकी पेंशन बंद कर दी जाए। अब आप अंदाजा लगाइए ये अवाम की तौहीन है या नहीं है। यानी अजीब व गरीब किस्म की पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पे तजावीज देती है और लोगों के बुनियादी फंडामेंटल राइट्स को किल करने की बातें कर रही है, और हम कह रहे हैं ये तौहीन पार्लियामेंट बिल लेके आ रहे हैं। सलमान आबिद साहब, अगर हम अपने पार्लियामेंटेरियंस की बात करें तो माजी से सबक क्यों नहीं सीखते ये लोग? नहीं, सबक वो इसलिए नहीं सीखते कि उनका अपना कारोबार लगा हुआ है इस पूरे खेल के अंदर। वो यहाँ पर कोई कानून साजी करने थोड़ी आते हैं, वो यहाँ कोई जमहूरियत की खिदमत करने थोड़ी आ रहे हैं। ये तो सब अपने अपने बगलों के अंदर अपनी अपनी फाइलें लेके पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं,
पोस्टिंग, ट्रांसफर, अकरा परवरी, इस तरह के मामलात हैं। तो वो जो खेल खेलने के लिए पार्लियामेंट में आते हैं, वो खेल इस वक्त पाकिस्तान में अरूज के ऊपर है और वो उससे बड़े माशाल्लाह एक कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स चल रही है, पैसा बनाने की मशीनें लगी हुई हैं उनकी, और ये पार्लियामेंटेरियन वो सब कुछ कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए था। जी सलमान आबिद साहब, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो हालात में बेहतरी आ जाएगी? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन होने से कोई इनकलाब आ जाएगा, लेकिन ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है, सियासी भी, माशी भी, कानूनी भी, इदारे आपस में एक दूसरे के साथ टकराव का मंजर पेश कर रहे हैं। मुझे लगता यह है कि इसका वे आउट ये है कि हुकूमत और अपोजिशन और बाकी स्टेक होल्डर मिल बैठ के आम इंतखाबात के ऊपर इत्तफाक करें और कोई अगस्त में जाके आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए, तो मुल्क जो है वो कम अज कम ये जो इस वक्त इतनी बड़ी तनाव, टकराव और महाजराई में है, उससे शायद इसको कोई बाहर निकलने में मदद मिल सकेगी। सलमान आबिद साहब, ये जो धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं और कुछ लोगों का तो पता भी नहीं है कि वो कहां पर हैं, और ख़ास तौर पर फिर अब ये खबरें आना कि अब पार्टी टूट फूट का शिकार हो रही है, कुछ लोग छोड़कर जा रहे हैं पीटीआई को। आपको लगता है कि इलेक्शन नज़दीक है? आई होप आप मेरा सवाल समझ गए होंगे। जी, एक पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ये मौजूदा हुकूमत कर रही है। जितने बड़े पैमाने पे लोगों को गिरफ्तार किया गया बगैर किसी मुकदमात के, और बाकायदा 16 MPO और 3 MPO जो है वो इसके ऊपर लागू की जा रही है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह है, जो कल कराची से PTI के एक MNA उन्होंने PTI छोड़ने का ऐलान किया है और कहा जा रहा है कि बहुत से लोग अब PTI छोड़ने वाले हैं। तो इसका मतलब है इन गिरफ्तारियों के पीछे भी जो मकसद ही है कुछ लोगों पे दबाव डालना है कि वो PTI को छोड़ दें। अच्छा, ये कोई नया खेल नहीं है, ये माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ भी खेला गया है। तो अगर इस तरह के खेल से जाने का मकसद है तो इससे भी कोई हासिल नहीं होगा। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मुल्क अब तेजी से आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, सलमान आबिद साहब, कल अहम मीटिंग हुई, कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें अहम फैसले किए गए, ख़ास तौर पर जो शरपसंद अनासिर हैं उनके खिलाफ अब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? वजह है जो लोग भी उसमें मुलव्वस हैं और जिन लोगों ने भी सरकारी इमारतों पे, फौजी तनसीबात पे, फौजी इदारों पे, कोर कमांडर हाउस पे हमले किए हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। एक बात, इसमें कोई दो आरा नहीं है। लेकिन जो एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी, और जो कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसका भी एक मुश्तरका एलामिया का एक नुक्ता यह है कि हम सियासत जो है, यानी सियासतदान जो है वो बाकी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर एक मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करें, महाजराई से गुरेज करके कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर लें जो मुल्क को आगे लेके जा सकता है। ये दोनों नुक्ते जाहिर करते हैं कि मामलात मुफाहमत के साथ आगे बढ़ने पर बात की जा रही है, जिसमें इंतखाबात का रास्ता भी शामिल है। सही। अच्छा सलमान आबिद साहब, इंतखाबात की अगर बात की जाए तो आप देखें कि अपोजिशन और हुकूमत की कई बैठक हुई जिसमें बात इंतखाबात के हवाले से ही की गई, लेकिन कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंची ये मीटिंग्स। आपको क्या लगता है कि किसको ज्यादा लचक दिखाने की जरूरत है? वैसे तो अमूमी तौर पे हुकूमत ज्यादा लचक दिखाती है क्योंकि हुकूमत होती है। अब वो जो 2 सूबों के इंतखाबात वाला मामला तो पीछे रह गया ना, जो PTI का मुतालबा था, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। अब तो आम इंतखाबात की बात हो रही है। तो अब मेरा ख्याल है, ये आप याद रखिएगा, 2 जिद्दी बच्चे होते हैं ना, वो आपस में बहुत लड़ते हैं। उनके दरमियान जब तक कोई बड़ा ना बैठे ना तो मामला तय नहीं होता। तो ये एस्टैब्लिशमेंट को और जुडिशरी को इसमें बैठ के कोई रोल प्ले करना पड़ेगा, तभी ये 2 जिद्दी बच्चे जो है वो किसी एक डेट पर इत्तफाक कर सकते हैं इंतखाबात के ऊपर। जी सलमान आबिद साहब, अगर जिद्दी बच्चे आपस में मिल बैठ के बात नहीं करते तो फिर सजा भी मिलती है ऐसे बच्चों को, क्या कहेंगे? डांट भी पड़ती है। डांट भी पड़ती है। 23 मई को एक बहुत अहम फैसला आने वाला है। देखिए, सजा यही होती है ना कि फिर आपसे सियासत और जमहूरियत आपके हाथ से निकल जाती है, फिर फायदा किसी और को होता है। तो अभी तो गेंद सियासतदानों के कोर्ट में है। हुकूमत और अपोजिशन के चीफ जस्टिस ने भी 1 हफ्ते का इनको मार्जिन दिया था कि आप मुफाहमत का रास्ता निकाल लें। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी ये कह रही है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी ये कह रहा है। तो अच्छा है कि अगर ये सारे स्टेक होल्डर बैठ के कोई इंतखाबात के ऊपर इत्तफाक करें। कल आपने देखा अकील करीम डैडी साहब मिले हैं इमरान खान के साथ। यकीनी तौर पे कोई इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। सऊदी अरब भी इसमें कोई रोल प्ले कर रहा है, UAE भी कोई रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। तो बातें तो बहुत चल रही हैं कि कोई रास्ता निकल आए। अब देखना यह है कि कोई रास्ता निकलता है या फिर हम मजीद टकराव और महाजराई की तरफ जाते हैं। बिल्कुल सही। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ी तफसील से हमने इस पर तौहीन पार्लियामेंट बिल के हवाले से भी, नैब तरामीम केस के हवाले से भी
अब आने वाले दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जहां हम 23 मई का जिक्र करते हैं, वहीं हमारे सियासतदानों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि महाजराई में नुकसान सिर्फ मुल्क व कौम का हो रहा है, हमारी आवाम का हो रहा है। हम एक तो हमारी मुआशी हालत भी ऐसी नहीं है, ना ही हम इस तरह के हालात के मुतहम्मिल हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठ कर फैसला करें इंतखाबात कब होने हैं, आगे कब चलना है, एक दूसरे के काम में टांग अड़ाना और इस तरह की सियासत से अब गुरेज करना चाहिए। आप देखें, पीटीआई अगर पेन में है तो इसी तरह कुछ अरसा पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी पेन में थी, अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास गवर्नमेंट तो पीटीआई पेन में है। तो इस तरह का ये जो सिलसिला है, जो हमें जिसकी रेपिटेशन नजर आती है, ऐसे में नुकसान अवाम का है, ऐसे में नुकसान पाकिस्तान का है। तो होश के नाखून लेने चाहिए हमारे सियासतदानों को और मिल बैठकर हल निकालना चाहिए इन मसलों का। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हासिल होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और अब हम बात करेंगे गर्मियों में गर्मे की। गर्मा एक सेहत बख्श ग़िज़ा है और अगर हम इसमें न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें बहुत ज़बरदस्त न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 90% इसमें वाटर कंटेंट होता है, जिसकी वजह से जिन लोगों को गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाती है या वो गर्मी में बाहर जाते हैं, वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो हाइड्रेटेड रह सकते हैं। इसमें फ़ैट जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वज़न कम करने में भी मददगार साबित होता है। बट मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि इसमें शुगर कंटेंट चूँकि ज़्यादा होता है, मीठा होता है ये फल, और ठंडा करके अगर खाया जाए गर्मियों में तो बहुत मज़ेदार लगता है। और तो कितने सवाल हैं आपके? क्योंकि जितने भी आपके ज़हन में सवाल हैं, डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहिबा हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे हम जानते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो गर्मी के फ़वाइद पर बात करते हैं। गर्मियों का एक तोहफा कहा जाता है इसको, क्या क्या फ़ायदे हैं गर्मा खाने के और इन अ डे हम कितना खा सकते हैं ये? अगर तो आप एक हेल्दी पर्सन हैं तो आप नॉर्मल रहकर जितना मर्जी खा सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों में हम कहते हैं डायबिटीज़ होती है वो इसका ज़्यादा कंजम्पशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो ये वैसे ही मीठा होता है। ज़रा इसके कंटेंट जो होता है वो मीठे की साइड पे ज़्यादा होता है। ऑल्दो ये फाइबर होता है, बहुत ज़्यादा इसमें फाइबर होता है, हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। वाइटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इसमें काफ़ी सारे पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसके अंदर बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए की कंटेंट मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी हमारी आँखों के लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, यानी हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा ये बूस्ट करता है, और हमारे इंटरनल सिस्टम जितना गट हेल्थ होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम जो है वो भी उसका कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अफादियत रखता है। जैसे आपने कहा कि ये डिहाइड्रेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, तो ऐसे ही है कि अल्लाह ताला ने गर्मियों में ही ऐसे फलों को इंट्रोड्यूस कराया है जिनका वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है, ताकि अगर हम पानी नहीं भी पी रहे तो हम अगर फ्रूट्स खाते रहते हैं तो हम उससे अपना पानी जो है बॉडी में फुलफिल कर लेते हैं। तो हमारे लोग करते क्या हैं, पानी वैसे नहीं पिएंगे, लेकिन जब कोई ऐसा फ्रूट खाएंगे, जैसे वाटरमेलन खाएंगे, मेलन खाएंगे, हमारा गर्मा खा रहे होंगे, फौरन से पानी पीने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जी वो मीठे की एक फीलिंग आ रही थी तो मैंने कहा ऊपर से पानी पी लेते हैं। हालांकि जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि इसके फौरन बाद आपको डायरिया हो जाता है या पेट खराब हो जाता है, वो इसलिए भी हकीकत लगती है बात, या साइंस भी उसको इसलिए मानती है क्योंकि आप देखें 90% हम कह रहे हैं गर्मी में पानी है। जब आपने पानी की इतनी हाई डोजेज बॉडी में डाली है और ऊपर से आप एक गिलास पानी और पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी में एक तो पानी का इम्बैलेंस होगा, दूसरी चीज गर्मी में जो पानी था उसके साथ जितने न्यूट्रिएंट्स थे जो आपने ऊपर से पानी पिया वो सारे बॉडी से एज इट इज फ्लश आउट हो गए, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ओके। कोई भी चीज जब आप खाते हैं तो एटलीस्ट उसको एब्जॉर्ब होने के लिए आधे घंटे से 1 घंटा देना चाहिए, ताकि वो बॉडी से उसी तरह फ्लश आउट ना हो। इसकी बेहतरीन मिसाल मैं इसी तरह से देती हूँ, अक्सर ही जो खाना आप खा रहे हैं और आपको लगता है कि उसके ऊपर से पानी अगर आप ना पिए तो वो हजम नहीं होता, तो आप एक प्लेट में खाना रखें, उसके ऊपर से पानी डाल दें और देखिए उस खाने के साथ क्या होता है। और जो लोग सोडाज और कोलाज पसंद करते हैं वो वही सोडा कोला उस पर डाल के देखें और देखें कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है। जैसे हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, पिज्जा, बर्गर, ये चीजें खाने के बाद अगर कुछ काला, नीला, पीली बोतल ना पी जाए तो वो हमें हजम नहीं होती।
नो डाउट अगर आप अपने स्टमक को, क्योंकि ऑलरेडी पेट में ऐसे एसिड्स होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करते हैं, अगर आप ऊपर से एसिड उसको देना शुरू कर देंगे तो आपके इंटरनल एसिड्स जो हैं वो वीक होने लग जाएंगे। स्टमक लाइनिंग्स जो है उनको लगेगा कि ऑलरेडी बाहर से आ रही है एड, बिल्कुल, तो हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, ये जो इस तरह के फ्रूट्स होते हैं जिसमें वाटर कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, बताएं कि उनको कंज्यूम करने का एक्यूरेट टाइम क्या है? क्या हम निहार मुंह भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं? फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो खाने के बाद फ्रूट्स खाते हैं, वाटरमेलन हो गया, मेलन, ये गर्मी की अगर हम बात कर लें तो ये क्या खाने के बाद इनका इस्तेमाल करना ठीक है? सबसे पहले तो ये कि इनको सुबह उठते ही खाना नहीं चाहिए। अच्छा, निहार मुंह नहीं खा सकते? इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि आप सुबह उठते हैं, बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हुई भी होती है, और आप पानी जब अंदर डालते हैं एकदम से तो पानी ने आपकी बॉडी में जाके जितने सिस्टम्स हैं उसको रन कराना है। लेकिन जब आप ऐसे फ्रूट्स खा लेते हैं तो आप दूसरा पानी कंज्यूम नहीं करते। फिर ऐसे जी सुबह फॉर एग्जांपल 10 बजे आपने गर्मा खाया है तो आप 12-1 बजे तक यही सोचते रहते हैं मैंने तो गर्मा खाया हुआ है, मैंने पानी नहीं पी, तो वो बॉडी सुबह ही डिहाइड्रेट हो जाती है, आप थक जाते हो, सर में दर्द होने लग जाती है, कोई काम ही नहीं होता। सही, मतलब गर्मा खाने के बाद आप कम से कम 1 घंटा पानी ना पिए। तो खाएं कब? हमेशा फ्रूट जो है वो खाना खाने से पहले खाया करें। हमारी आदत तो हम तो खाने के बाद खा रहे हैं। हम तो वाटरमेलन जो है वो ठंडा करके। आप डॉक्टर साहब फ्रूट जो है वो खाने से पहले खाती हैं? बिल्कुल, उसके बाद खाना खाते हैं? उसके बाद तो खाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। अच्छा, यही तो पॉइंट। अच्छा, यही तो पॉइंट है ना, कितना कंज्यूम करना चाहिए? क्या एक कप जो है एक बोल हमें ले लेना चाहिए? कुछ लोग तो बस क्वांटिटी नहीं देखते, कुछ लोग तो जब तक पेट ना भरे वो खाते रहते हैं। उनका ये फॉर्मूला होता है कि अभी तो मैं और खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। तो क्या फॉर्मूला है खाने में? जिन लोगों का ये फॉर्मूला है ना कि मैं जितना खाना है वो खाऊं, तो वो फिर एक पूरी मील स्किप करें अपनी। फॉर एग्जाम्पल दोपहर का खाना छोड़ दें और उसकी जगह वो वाटरमेलन या मेलन की फिर एक क्वांटिटी जिसको हम कह सकते हैं 400 ग्राम्स तक ऑलमोस्ट कंज्यूम कर लें। आधा किलो तक खा लें। हाँ, तकरीबन। अच्छा, आधा किलो से थोड़ा कम। I think way too much। आधा किलो से थोड़ा कम। आपकी बातों से नो डाउट ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, बट ऑन अ लाइटर नोट मुझे ये समझ आ रही है कि आपने बेसिकली अपने पेट और मैदे को जो है ना वो धोखे में रखना है। ठीक है कि खाने का टाइम है तो फ्रूट दे दो, फ्रूट का टाइम है तो चलो खाली पानी पी लो, लाइक फ्रूट खाने से पहले। ये धोखा नहीं है, ये ट्रेनिंग है। तो आपको आपकी जब उम्र जब आपकी इसका ज्यादा हो मतलब जाती है, हमारे मैदे और पेट की ट्रेनिंग गलत हुई है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बाद में हमारा मैदा हमें धोखा नहीं देगा, इसलिए हमें ये धोखा देना अभी जरूरी है। ये तो सही बात है, लेकिन जब तक कुछ हैवी ना खाया जाए। ये देखिए, आप जिस धोखे की बात करें वो तो 40 भी क्रॉस नहीं करने देगा। यानी निहारियां, पाए, हैवी खाने, वो चीजें अगर हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी नहीं सरवाइव कर सकेगी। अगर हम बात कर रहे हैं फ्रूट की, अच्छा मैंने खाने से पहले क्यों कहा? खाने से पहले मैंने इसलिए कहा कि आपको भूख लगी हुई होती है, आपको प्यास भी लग रही होती है, और जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आप बहुत ज्यादा ओवरडू कर जाते हैं खाने को। 2 से 3 रोटी अक्सर हम देखते हैं पेशेंट्स में, औरतों में भी और मर्दों में भी 2 से 3 कॉमन है एक टाइम पे खाना। और उनका साइज अगर पूछा जाए तो बस इतनी सी छोटी सी, कुछ भी नहीं खाता मैं। हाँ जी। डाइट प्लान लेने से पहले ये बात हो रही थी क्या खाते जी, कुछ नहीं खाता मैं। प्लान पूछना जाए कि क्या खाते हो, किस तरह होता है, निकलवाओ उनमें से तो पता चल जाए जी इतनी इतनी 3 रोटियां दिन में हम खा रहे हैं। जब इतनी 3 रोटियां खाओगे तो भाई वजन तो बढ़ेगा। अब फ्रूट खाने का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है ऑलमोस्ट सभी फ्रूट्स में। तो जब आप फाइबर कंटेंट पहले कंज्यूम कर लेते हैं, आपके मीठे की क्रेविंग भी पूरी हो जाती है। बहुत सारे फ्रूट्स आपको कार्ब्स भी दे जाते हैं, इवन फैट लाइट फॉर्म में भी दे जाते हैं। आपकी बॉडी में सारे ही तकरीबन जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। अब कमी रह जाती है अंदर कार्ब्स की थोड़े बहुत या प्रोटीन्स की, तो उसके बाद हमें इतनी ज्यादा भूख ही नहीं रहेगी कि हम वो 2 से 3 रोटी कंज्यूम कर सके। जो 2 से 3 वाला होगा वो 1 पे आ जाएगा, 1 वाला आधी पे आ जाएगा। और राइस की इवन अगर मैं बात करूं तो लोग प्लेट ऐसी बनाते हैं कि वो आपको अक्सर डिश लगेगी। जैसे पेशेंट्स में हम ये बात कहते हैं कि आप पिक्चर्स क्लिक करके भेजे खाने की कि आपने कितना खाना कंज्यूम किया, क्योंकि आपने अगले को समझाना होता है। तो वो प्लान तो ले गई लड़की मेरे से, और जब उसने मुझे पिक्चर्स भेजी तो थाले भर मुझे लग रहा था कि ये शायद पूरी फैमिली का खाना मुझे भेज रही है और वो उसका अपना अकेली सिंगल पर्सन। कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि वो खाने के दौरान फ्रूट को एज ए सैलेड खाते हैं, खास तौर पे गर्मियों का जो फ्रूट है वाटरमेलन, मैंगोज। बिल्कुल। अब वो खाने के साथ बेसिकली हर 2-3 नवालों के बाद जो है वो गर्मा खा रहे होते हैं या मैंगो खा रहे होते हैं। अच्छा, वो बहुत सारे लोग वो भी खाते हैं जो
बड़ी एज में है, हम लोग छोटे बच्चों में या टीन एजर्स में या नहीं देख रहे होते। वो इसलिए नहीं देख रहे होते क्योंकि इसके पीछे भी एक साइंस है कि अगर आप अपने खाने के साथ अपना मीठा ले लेते हैं, जैसे आपने कहा कि अपने फ्रूट्स ले लेते हैं, तो आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं करता। या बिल्कुल ट्रू दैट। लेकिन अगर आप वही कुछ 400 ग्राम या आधा किलो का तरबूज और रोटी के अंदर ही साथ ही खा लें तो जाहिर है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, एंटी डिप्रेसेंट का काम भी करता है गरमा, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। अगर हम अपने टीनेजर्स की बात करें, अगर हम इर्द गिर्द लोगों की बात करें, और फिर जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, हमें गरमा ज्यादा खाना चाहिए। उसमें तो हमें मुझे लगता है गरमा रोज खाना चाहिए। तो आप हमें अलाउ कर दें कि हम कंज्यूम इट डेली। अच्छा, हमारे बहुत और अलाउ भी हमें कर दे कि हम आधा किलो की बजाय 1 किलो भी खा लें। 1 किलो खा लें जो हालात जितना है। डिप्रेशन चल रहा है। जमील, आप तो वैसे ऑन अ लाइटर नोट 40 क्रॉस कर चुके हैं, आप तो खा सकते हैं। अच्छा, 40 से ऊपर वाले खा सकते हैं? नहीं खा सकते आप तो बिल्कुल नहीं फोकस खा आपका ये था कि ये बताना कि मैं 40 से ऊपर हूँ, या ये फोकस था कि मैं खा सकता हूँ? फर्स्ट पॉइंट। जी, इसमें ये है कि अगर आप लोग जो है वो एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे अपने फ्रूट्स को लेना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं जिनमें ये क्वांटिटी और ये क्वालिटी पाई जाती है। लेकिन अब क्वालिटी पानी है जैसे हमने, तो उसके साथ हमें अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम कहें कि गरमा एंटी डिप्रेसेंट है तो इसको सुबह से शाम तक हम खाते चले जाएं, तो वो एंटी डिप्रेसेंट नहीं, फिर वो डिप्रेशन खुद देगा। अच्छा, बहुत सारे लोग, मैं पिछले दिनों एक इंटरव्यू सुन रही थी, वेस्ट से ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि जी वाटरमेलन डाइट है, सुबह भी आप वाटरमेलन खा लें, फिर दिन में वाटरमेलन, हाँ जी निहार भी पूरा दिन आपने वाटरमेलन आपने आई थिंक 2 वीक और 2 आपने जी वाटरमेलन ही सिर्फ खाना है, वाटरमेलन जूस प्यास लगे तो वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस के लिए क्या कहेंगे? क्या कुछ करना पड़ता है वेट लॉस? इससे अच्छा आप ज्यादा खाएं ही ना। एक मैंने लड़की का देखा है पूरा, नो ऑथेंटिक सोर्स, लेकिन मैंने उसका पूरा जो है वो ब्लॉग और वो सब कुछ देखा है। वो कर क्या रही है, खाना पीना सब छोड़ दिया है, कुछ नहीं खा रही, उसने पूरी अपनी लाइफ स्विच कर ली है टू स्मूदीज। अब स्मूदीज में क्या है, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, हर चीज इन द फॉर्म ऑफ वो ब्लेंड करके उसको स्पून से कंज्यूम करिए। अगर वो ओट्स ले रही है उनको ब्लेंड करके ले रही है, प्रोटीन पाउडर ले रही है उसको उसी में ब्लेंड कर रही है, सेमी लिक्विड फॉर्म में। एग्जैक्टली। अब वो कॉन्सेप्ट क्या दे रही है, उस अपनी डाइट को एक्सप्लेन करके आगे कह रही है मेरी तब से स्किन बहुत इंप्रूव हो गई है, मेरी आंखें बड़ी अच्छी लग रही हैं, मेरे बाल बड़े अच्छे हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ दिनों के लिए तो ठीक है, उसके बाद क्या, लॉन्ग टर्म में ये फेल हो जाएगा आपका, ये आपकी किडनीज तबाह कर देगा। आप जितना पानी और स्मूदीज डाल रहे हो, आपकी किडनीज का एक समझ ले पॉइंट है, उतना वो पानी एब्जॉर्ब करेगी, उतने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगी, बाकी लिक्विड वो पानी डिस्कार्ड कर देगी। लेकिन जब आप सुबह से रात तक सिर्फ उसको पानी ही दे रहे हो, कुछ सॉलिड नहीं जा रहा, कुछ स्टमक ने डाइजेस्ट नहीं करना, कुछ मेहनत नहीं हो रही, सब कुछ किडनी ही कर रही है, तो किडनी तबाह हो जाएंगी। अच्छा, कुछ गरमे जो हैं वो फीके निकलते हैं। मैं जरा थोड़े से सवालात आम लोगों की तरफ ले जाता हूँ। कुछ गरमे फीके निकलते हैं तो लोग उसमें चीनी डाल के या उसको छोटे साइज के क्यूब्स काट के उस पर रूह अफ़ज़ा डाल के भी खा लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा है? अच्छा, मैं इसमें ये कहूंगी कि जो हमारे टीके लगे हुए आते हैं और जो उसको हम आर्टिफिशियली मीठा करते हैं, उससे शायद ये बेहतर ही होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, टीके लगे हुए गरमे का कैसे पता चलता है? गरमा या कुछ आप अक्सर मेलन खा लेना, आपका गला फौरन खराब हो जाता है। उसमें बैंडेज लगा होगा जिसको टीका लगा। कैसे आपके नसीब में? अच्छा, ये इसका कोई पता नहीं, हम कोई ऐसी निशानी नहीं है। मुझे लगता है जो बहुत ज्यादा स्वीट होता है ना, जिसको खाने के बाद मेरा ये मानना है गला खराब आपका फौरन हो जाता है, मतलब उसमें कोई स्क्रीन का इंजेक्शन लगा हुआ है, वो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि फौरन पानी पीने का दिल करता है, तो वो इसीलिए लग रहा होता है क्योंकि वो शुगर कंटेंट इतना ज्यादा आपकी बॉडी में आर्टिफिशियली गया है ना। बिल्कुल। और आर्टिफिशियली आप तो अपनी तरफ से फ्रूट खा रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो कि मैं एक फ्रूट खा रहा हूँ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने उसके अंदर क्या डाल दिया है और वो किस तरह। अच्छा, उसका एक और भी निशानी है कि वो पूरे का पूरा मीठा नहीं होता, कहीं से वो कहीं से मीठा होता है, कहीं से तेज मीठा होता है, कहीं से हल्का मीठा होता है, कहीं से फीका भी होता है। मुझे लगता है वो डिस्ट्रीब्यूशन पूरी नहीं होती, पूरी नहीं होती। वो उसकी रीजन ये है कि वो अगर उसने अभी इंजेक्शन लगाया या और वो फौरन बिक गया तो ऐसा होगा, वरना वो 24 घंटों में सारा मीठा हो जाता है अंदर से। अच्छा, ये क्या आप करते रहते हैं? कैसे इतनी डिटेल से जो जमील आप बता रहे हैं? एनीवेज, मैं वैसे उसकी साइंस समझना चाह रहा हूँ उसकी। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, बहुत सारे लोग जो है वो स्मूदीज एंड जूसेस की तरफ भी उनका रुझान, जैसा अभी आपने भी बताया,
कोई भी फ्रूट है ना, उसका जी ब्लेंडर में उसको ब्लेंड कर दो, बच्चों को पिला दो, जूस बना दो, थोड़ा सा साथ में मिंट ऐड कर देते हैं। क्या गर्मी के साथ हम इस तरह के स्टूपिड एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं या इट्स नॉट अलाउड? अच्छा, पहली चीज क्योंकि पानी का आपने कहा उसमें कंटेंट ऑलरेडी ज्यादा है, उसमें आप कह रही हैं गर्मी के साथ मिंट या कोई ऐसा जूस टाइप जिसे हम क्या? फालसे के साथ बना लेते हैं, अक्सर हम वाटरमेलन जूस बना लेते हैं, उसमें हम मिंट भी ऐड कर लेते हैं। क्या गर्मी के साथ कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? आप मुझे ये बताएं हम क्या नहीं करते। हम ये साइंस नहीं समझते कि फ्रूट को हमने दूसरे फ्रूट के साथ मिक्स करके नहीं खाना। इधर तो पंच बन रहा है जी, फ्रूट पंच बच्चों का बहुत फेवरेट है, माएं भी बना रही हैं, मैंगो भी डाल दिया, प्लम भी डाल दिया, मॉकटेल्स बन रहे होते हैं। कोई 5 से 6 फ्रूट्स हमने इकट्ठे डाले, उसको ब्लेंड करके दे दिया। अच्छा, जूसर में बनना और ब्लेंडर में बनना ये भी दोनों फर्क आते हैं। ठीक है, जूसर में तो जब बनता है तब तो सिर्फ स्वीट उसकी रह जाती है, चीनी बच जाती है, जो उसका वो पानी निकलता है। हाँ जी। लग तो हमें बहुत वो लग रहा होता है बहुत अच्छा फ्रूट का ये है, लेकिन वो सिर्फ चीनी ही होती है। और जो ब्लेंडर में हम बनाते हैं उसमें भी आई वुड से कि एक टाइम पे एक फ्रूट को कंज्यूम करें। अच्छा। ताकि एटलीस्ट आपको फ्रूट का पता तो चले इसका अपना टेस्ट क्या है और उसके अपने फायदे क्या हैं। अब अगर हम ये बात करें कि एक चीज दूसरे की एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस कॉज करती है और दूसरी जो है तीसरी की एब्जॉर्प्शन करा रही है, हम करते क्या है, 5 पकड़े हैं, 5 डाल दिए। अब 5 में हो सकता है एक फ्रूट ऐसा हो जो बाकी चारों को ही एब्जॉर्ब ना होने दे, तो हम पी तो रहे हैं, खा तो रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हो रहा, बस वो जायका ही हमें उसका मिल रहा है, लेकिन उसका फायदा उस तरह एक गलती जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि मैं खुद भी करती हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट गलती है, लेकिन वो ये जैसे मैं फ्रूट चाट्स बहुत पसंद होती है, फ्रूट चाट में भी यही चीज होती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी फ्रूट्स मिक्स किए और उनको खा लिया। एक तो क्वांटिटी ज्यादा जाती है, उतनी क्वांटिटी हमने कंज्यूम नहीं करनी होती। दूसरा ये कि हम बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं उनको हम समझते तो यही है कि हम ज्यादा अंदर डाल रहे हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी को खराब कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। So that is also a mistake कि जो लोग फ्रूट चाट बना लेते हैं। अगर आपकी ये फेवरेट मिस्टेक है तो हम भी कर सकते हैं। मेरे नहीं ख्याल कि इसमें उन्होंने मिस्टेक पे उनका फोकस मैंने मेंशन किया है कि मिस्टेक है। हाँ ना, क्रीम चाट और ये वाली चाट नहीं, क्रीम चाट्स तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सादे फ्रूट चाट की बात कर रही हूँ, क्रीम डाल के नहीं। हमने साथ में रमजान ट्रांसमिशन की और मैं और डॉक्टर जैनब गोंदल और साबरी साहब जो थे वो हमारा ही फ्रूट चाट ऐसा आता था जिसमें क्रीम का जो है ना कतरा भी नहीं होता था, तो हम बगैर क्रीम चाट बनी हो और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डले हो। तो वो हमारे सामने होती थी और हम नहीं जो लेवल है ना, खाते थे वो हमारे सामने होती उसी का तो मजा है, उसी का तो लेवल है। फ्रूट्स के साथ ड्राई फ्रूट्स भी आप कंज्यूम कर रहे होते हैं। वो आप ऐसे खा लेते हैं। अब ये देखिए एक और गलती साथ आ गई कि फ्रूट्स को मैं इकट्ठा कह रही थी कि वो हिंड्रेंस कर रहे हैं, साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी अब डाल दो। क्या करें हम, हमारी फ्रूट खाने की जो परवरिश है वो है। फिर मेरा ये ख्याल है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना उनको पीछे जाके ठीक करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। डॉक्टर जैनब गोंदल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए एंड वी होप हमने बहुत डिटेल डिस्कशन की गर्मे पर। अब आप गर्मा खाएं, खरबूजा खाएं, शरबूजा खाएं, अब तो इसमें भी बड़े, लेकिन इसमें भी बहुत एतदाल के साथ एतदाल में रहकर खाएं। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान। और जमील, हमारा जो है ना सिनेमा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लरिश कर रही है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स बननी शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में। दिस इज अ रियली गुड साइन, आई बिलीव। बिल्कुल। अभी हम जिक्र करते हैं एक फिल्म का, 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल की जिंदगी पर बनने वाली, इसको मुतनाज़े फिल्म हम कहेंगे। इसका नाम जो है वो तब्दील करके अब कुकड़ी रख दिया गया है। फिल्म के डायरेक्टर अबू अलेहा पुरुमीद हैं कि फिल्म में चंद तब्दीलियां करने के बाद 2 जून को इसको रिलीज किया जाएगा। इस वक्त हमारी नुमाइंदा लबीबा अरशद फिल्म के लिखारी और हिदायतकार अबू अलीहा के साथ हैं, उनके पास चलते हैं। 100 बच्चों के कातिल की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म जावेद इकबाल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ सीरियल किलर ऑलमोस्ट 2 साल पहले उसका ट्रेलर रिलीज़ किया गया, लेकिन सेंसर बोर्ड की जानिब से फिल्म को रिलीज़ की इजाज़त नहीं मिली। अब 2 साल के अरसे के बाद फिल्म का नाम तब्दील करके एक नए ट्रेलर के साथ फिल्म को नुमाइश की इजाज़त दे दी गई है। फिल्म का नया नाम क्या है, क्या तब्दीलियाँ की जा रही हैं, ये जानते हैं फिल्म के डायरेक्टर और राइटर अबू अलीहा जो इस वक्त मेरे साथ है। अबू अलीहा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक।
अच्छा ये बताइएगा नया नाम क्या है फिल्म का और ये नाम क्यों रखा गया? जावेद इकबाल की जो फिल्म थी उसका नया नाम अब कुकड़ी है। कुकड़ी जो है मेरी जो किताब जिसके ऊपर ये फिल्म बेस है उसका भी नाम था। जावेद इकबाल का जो पूरा नाम था वो जावेद इकबाल मुग़ल उर्फ कुकड़ी था और वो कुकड़ी उनके दोस्त उनको कहते थे उनके बैठने के तरीके की बिना पर, जो बाद में वो उनकी उर्फियत बन गई। अच्छा ये बताइएगा कि अब फिल्म के ट्रेलर में क्या तब्दीलियां की जा रही हैं, क्योंकि जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ ये तो माना जाता है कि उसको नुमाइश की इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर एक हलचल मचा दी थी। मेरा ये मानना है और कि जो अभी नया ट्रेलर हमने बनाया है वो पहले वाले ट्रेलर से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा इम्प्रेसिव है, ज़्यादा इंटेंस है, ज़्यादा ऑर्गेनिक है और वो फिल्म की कहानी को और फिल्म की दुनिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है। फिल्म को जो है बैरून मुल्क बहुत पजीराई मिली। अब तक कहाँ कहाँ फिल्म की फॉरेन कंट्रीज़ में नुमाइश की गई और कितने अवार्ड फिल्म ताहाल जीत चुकी है? फिल्म जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो इसकी जो नुमाइश है वो सिर्फ यूके में हुई। यूके के अलावा अभी किसी मुल्क में हमने नहीं की और यूके में भी करना हमारी इसलिए मजबूरी थी कि इस फिल्म का जो इंटरनेशनल प्रीमियर है वो ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम में हुआ। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल है उसकी ये ओपनिंग फिल्म थी। उसमें यासिर हुसैन को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिला, मुझे बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड मिला। फिल्म इटसेल्फ इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक जिस पर बनाई गई है, क्योंकि पाकिस्तान में रोम कॉम के जॉनरा को ज़्यादातर पसंद किया जाता है। तो क्या थॉट आपके माइंड में आया कि आपने ये फिल्म बनाई? देखिए, जब मैंने जावेद इकबाल के केस को स्टडी किया और मैंने इसके ऊपर किताब लिखी तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा किरदार है और हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरह हम आए दिन पढ़ते हैं बच्चों के साथ जो वाक़यात हो रहे हैं, ज़ैनब वाला वाक़या हुआ, कुछ और वाक़यात हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये इतना हीनियस क्राइम है, जावेद इकबाल से सरदर्द हुआ है जो 100 बच्चों के साथ उसने किया, तो पब्लिक के सामने इसको आना चाहिए। क्या उम्मीदें हैं? अब फिल्म जो है कब तक रिलीज़ करने का इरादा है और क्या उम्मीदें हैं फिल्म से? हम इस फिल्म को 2 जून को लगा रहे हैं और मेरी जितनी फिल्में लगती हैं, मेरी हर फिल्म के बारे में ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है कि ये चले, लेकिन शायद ये फिल्म जो है ये वो फिल्म है जिसने मुझे एज आ राइटर डायरेक्टर वो इज़्ज़त दी जो मुझे लगता था कि मुझे बहुत पहले मिलनी चाहिए थी। दूसरा ये है कि ये फ़िल्म एक बिल्कुल एक ऑफबीट सिनेमा है और ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो अब रोम कॉम से आजिज़ आ चुकी है, वो कुछ मुख्तलिफ देखना चाहती है। प्रॉब्लम ये है कि जावेद इकबाल जैसा कंटेंट मैं या कोई भी इंडी फिल्म मेकर लेके किसी भी इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है तो वो कहता है भाई एक तो ऐसी फिल्में बनाओ तो चलती नहीं है, लगती नहीं है, लग जाए तो चलती नहीं है, ज़िंदगी तमाशा को देख लें। और ये फिल्म अगर चलेगी और लगेगी तो लोग देखने आएंगे, और अगर ये चल जाती है जो कि मेरा मानना है कि चलेगी तो एक बहुत बड़ा एक रास्ता खुलेगा हर इंडी फिल्म मेकर, हर एस्पायरिंग फिल्म मेकर के पास कि वो हर किस्म के हसास टॉपिक को लेके फिल्म बना सकेगा और इन्वेस्टर भी पैसा लगाएगा कि अगर जावेद इकबाल जैसी फिल्म चल सकती है तो ये तो चली जाएगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फ़िल्म का पार्ट 1 अभी रिलीज़ नहीं हुआ लेकिन पार्ट 2 का जो है वो ऐलान कर दिया गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी जो किताब है वो भी 2 हिस्सों में थी। जावेद इकबाल 1 जो हमारी कुकड़ी किताब 1 थी उसमें भी हमने उसके किरदार को और उसकी शख्सियत के अंदर हमने झांकने की कोशिश की थ्रू पुलिस ऑफिसर्स एंड द साइकाट्रिस्ट एंड अदर्स। पार्ट 2 में हमने वो पूरा गिरोह और वो पूरा गैंग और उसकी पूरी बैक स्टोरी और उसके आगे फ्यूचर में क्या हुआ जेल में, वो सारे का सारा हमने किताबी शक्ल में दिया था। तो जब किताब आई और जब उसका स्क्रिप्ट बना और यासिर हुसैन ने उसको पढ़ा तो यासिर ने कहा कि हमें इस फिल्म को फ़ौरन बनाना चाहिए। ये बताइएगा कि फ़िल्म के लीड एक्ट्रेस में आपने किन किरदारों को लिया? देखिए, इस फिल्म के अंदर जो जावेद इकबाल का कैरेक्टर है वो यासिर हुसैन ने किया है और बहुत ही खूब किया है। मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तानी सिनेमास की हिस्ट्री की अगर 10 बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का कोई जायज़ा ले तो उनमें से एक परफॉर्मेंस यासिर हुसैन ने दी है। आयशा उमर हैं उसमें पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रही हैं, बहुत कमाल का रोल प्ले किया है। 100 बच्चों में से एक बच्चे की विक्टिम का रोल जो है वो रबिया कुलसुम ने परफॉर्म किया है और वो जब आती हैं तो आपके पास कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आप सब खड़े होकर तालियां बजाएं, या आप रोएंगे या आप तालियां बजाएंगे। पारस मसरूर उसमें पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। जो प्रोड्यूसर जावेद अहमद है उन्होंने भी एक बड़ा अहम रोल इसमें निभाया है। तो कास्ट तो इसकी बहुत इंसान है। लास्ट टाइम इजाज़त मिलने के बाद आखिरी वक्तों में फ़िल्म की नुमाइश रोक दी गई थी, तो ऐसा कुछ अभी मेंटली प्रिपेयर्ड है कि अब भी ऐसा हो सकता है? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि उसकी वजह ये है कि अब हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। जो चेंजेस उन्होंने करनी थी वो हमने फिल्म में करवा ली हैं। हमने फिल्म का नाम भी चेंज कर दिया है। फिल्म के आखिर में जो मैसेजेस देने थे वो भी हमने दे दिए हैं।
तो मुझे लगता नहीं कि इस बार कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा। फिल्म जो है वो 2 जून को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। एक नए नाम के साथ, एक नए ट्रेलर के साथ व्यूअर्स जो है वो पुरुमीद है कि इस बार फिल्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा सिनेमाघरों में। बहुत शुक्रिया लबीबा अरशद, और हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी होगी, सबको बहुत पसंद आएगी। मैं और जमील भी जरूर जाके देखेंगे। बिल्कुल, और मुतराज़े है चूंकि ये फिल्म, तो लेट्स सी इसमें क्या होगा। अभी वक्त हो गया जनाब आपसे इजाजत लेने का। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर कीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।